तो स्टूडेंट शुरू करते हैं वाला क्वेश्चन। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। ये लेंथ कितनी है 2 मीटर है, ये एंगल कितना है थीटा, मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg। आपसे कह रहे हैं t इज 0 पर थीटा 30 डिग्री है। आप जैसे जैसे स्ट्रिंग को आगे खींचेंगे तो ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा और किसी टाइम t पर ये 37 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि क्या कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी तो इस तरह ये वाला एंगल कितना होगा कह रहे बच्चों 37 डिग्री और ये वाला एंगल यूजुअली कितने डिग्री है 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कहानी है t बराबर 0 की, ये कहानी है t बराबर t की। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स F ऑन द ब्लॉक, यानी कि इस फोर्स का ब्लॉक पे क्या कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों आपने क्या किया था, एक कॉर्नरी पढ़ी थी, याद होगा आपको सर ने कॉर्नरी बताई थी कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे पाथ पर कर्व पाथ पर, और फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वैसे तो फोर्स वेरिएबल है ओके, इसका डेरिवेशन बड़ा है लेकिन चूंकि समय नहीं है अपने पास तो अभी फिलहाल इसका रिजल्ट समझे। अगर प्यारे बच्चों इस समय ये लेंथ कितनी है L1 और ये लेंथ कितनी है L2, तो जो इसका वर्क डन होगा इस फोर्स F का, दैट वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय F L1 minus L2। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखिए। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसे भी समझ सकते हैं अगर यहाँ L1 है, यहाँ कितना है L2, तो अगर ये यहाँ से यहाँ आगे जाएगा तो ये जो पॉइंट है ये वाली जो लेंथ चेंज होगी वो लेंथ कितनी चेंज होगी, वो लेंथ चेंज होगी L1 minus L2। कितना डिस्प्लेस हुआ, तो क्या फोर्स भी इधर, क्या डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन क्या लिख सकता हूँ F into L1 minus L2 लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों तो मैंने माना कि पहले ये वाली लेंथ कितनी है L1, अब ये लेंथ कितनी है L2, तो इसका मतलब दैट वर्क डन इज सिंपली दैट फोर्स 50 into L1 minus L2। क्या मेरी बात क्लियर है? अब पहले L1 निकाल लेते हैं, फिर क्या निकाल लेते हैं L2। तो L1 कैलकुलेट करने के लिए ये वाला एंगल कितने डिग्री 30 डिग्री, और प्यारे बच्चों मुझे ये गिवन है दिस इज 2 मीटर, दिस इज L1, सो द L1 इज sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2 बाई L1, यानी कि L1 इज इक्वल्स टू 2 बाई sin 30। और फिर आप क्या करेंगे इस केस में दूसरे वाली सिचुएशन में, क्या इस वाले एंगल को 37 कर देंगे, ये 2 ही रहेगा, अब ये लेंथ कितनी रहेगी L2, द सेम सिचुएशन, सो दिस L2 इज 2 बाई क्या sin 37, L1 L2 आपके पास है। जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों जो वर्क डन आ जाएगा इट कम्स आउट टू 100/3 joules। ओके, बहुत प्यारा रिजल्ट है। जब भी कभी फोर्स किसी पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, जो कि अक्सर टेंशन वाले केस में ही होगा, तो आप क्या करेंगे फोर्स और चेंज इन लेंथ क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो सबका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट सीखते हैं एक नई चीज जिसे कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। बहुत काम आती है, आपको पता भी नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण ये वाला चीज है। आइए जरा इसको फटाफट से कनेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों d of x square y square, d of x square y square, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x square y square। बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा ही होगा। क्या ये इसको a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b, ये क्या हुआ a, ये क्या हुआ b, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, सबसे पहले a का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, y स्क्वायर एज इट इज, क्लियर, और साथ में dx आपको जरूर लगाना होगा प्लस। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, सर इसका डिफरेंस ये x स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर कितना 2y, और क्या लिख देंगे dy। अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 2x y स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर y dy। बता रहा हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, रुक जाए जरा, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो आपको फील आएगी d ऑफ x क्यूब y क्यूब। सबसे पहला काम ये x क्यूब और ये y क्यूब, x क्यूब का डिफरेंशिएशन सर 3x स्क्वायर ओके, dx जू का तू प्यारे बच्चों, फिर y क्यूब एज इट इज, क्या क्लियर है, प्लस इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी कि y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, ये होगा 3y स्क्वायर dy और x क्यूब एज इट इज, क्या क्लियर है। तो इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर y क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर dy। आइए जरा चेक करते हैं फटाफट से, इसका क्या लिखेंगे सर, इसका लिखेंगे सबसे पहला सर 3 टर्म है, तो एक काम करते हैं क्या प्यारे बच्चों, dx dy
और डी जेड लिख देता हूँ। यस सर बेटा इसको एक्स क्यूब को ए मानिए, यानी कि इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन सर 3x स्क्वायर सर वाई स्क्वायर एज इट इज सर जेड स्क्वायर एज इट इज। तो कैसा साइन? प्लस का साइन। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? ये और ये जोड़े तो डिफरेंशिएशन किसका? वाई स्क्वायर का, यानी कि सर एक्स क्यूब एज इट इज जेड स्क्वायर एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज व्हाट सर? दिस इज 2y। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरी टर्म में। सर ये दोनों एज इट इज और डिफरेंशिएशन इसका, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज, और प्यारे बच्चों जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर का आ जाएगा 2z। क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, इस तरह से किसी भी टर्म को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अब प्यारे बच्चों इसका उल्टा यानी इसका रिवर्स भी आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि अगर मुझे ये वाली कोई टर्म दी है तो इस वाली टर्म से मैं ये लिखना सीख सकूं। ओके, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 2xy स्क्वायर dx और 2x स्क्वायर y dy। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? d। प्यारे बच्चों a वाली टर्म कौन सी है? सर ये 2x है। b वाली टर्म कौन सी है? y स्क्वायर। तो क्या इसका मतलब b वाली टर्म यहां से उठाएं और x वाली टर्म फिर इसका मतलब यहां से उठाएं, तो मेरे पास क्या आ गया? इसका मतलब मेरे पास ये आ गया, यानी कि इसको करेंगे तो ये आएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्या यहाँ पर है 3x स्क्वायर कितना? 3x स्क्वायर y की पावर 4 z स्क्वायर dx 4x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर dy, और ये पता नहीं क्या क्या अजीब सा। कोई बात नहीं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं प्यारे बच्चों d, इसमें से उठाते हैं ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो दोनों एज इट इज नहीं होंगी, यानी कि y की पावर 4 और z का स्क्वायर। ओके, और यहां से इसकी पहली टर्म उठा लीजिए, क्या? x क्यूब। तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। अब बताइए फटाफट से प्यारे बच्चों इसको क्या लिखूंगा? सर इसको लिखूंगा इसकी पहली टर्म यानी कि x, और इधर से इसकी पहली टर्म यानी कि y, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं d ऑफ xy। तो प्यारे बच्चों इस तरह से अगर हमें परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली वर्क डन के एक और फॉर्मेट को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 और बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 2। तो आपसे कह रहा है ए से बी तक का क्या कैलकुलेट कीजिए वर्क डन। तो प्यारे बच्चों ये आई जे के फॉर्मेट में सब बच्चे जानते हैं क्या ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है बेटे y2। क्या मैंने वर्क डन का तरीका सीखा था? यस सर। इंटीग्रल fx dx इंटीग्रल fy dy। क्या क्लियर है? यस सर। fx कितना है प्यारे बच्चों? y, यानी कि y के साथ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों dx, और इधर x के साथ क्या आ जाएगा? x के साथ आ जाएगा dy। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, y के साथ किसका साथी नाता है? x का, और x के साथ किसका साथी नाता है? y। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आप जब भी कभी इंटीग्रेशन करते हैं ना तो यहाँ x है तो यहाँ dx होगा, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यानी कि यहाँ dv है तो यहाँ क्या होना चाहिए? v। यानी कि यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ df है तो यहाँ क्या होना चाहिए? f। ये तभी इंटीग्रेबल पॉसिबल है। यानी कि अगर मान लो यहाँ के साथ y स्क्वायर और यहाँ क्या है dx, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या करना होगा? y को x में, x को क्या करना होगा? y में कन्वर्ट करना होगा, या इसके अलावा कोई ऐसी टेक्निक अपनानी होगी जिससे इसके साथ एक टर्म ऐसी आ जाए कि ये रिलेशन खत्म हो जाए। जो मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आने वाली है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, y dx और x dy कहीं देखा हुआ लग रहा है? यस सर, अभी तो सीखा था। क्या d ऑफ x y को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? सर इसे लिख सकता हूँ y dx प्लस x के साथ dy। तो इस सिचुएशन में इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बन रहा है। अगर परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बन रहा है तो क्या प्यारे बच्चों इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dxy। अब देखो ये इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं कि, तो ये बन गया क्या सर? ये बन गया सिंपली डी के। क्या क्लियर है? अब इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लिमिट की बात करें मेरा बच्चों, यहाँ जो लिमिट होगी वो k1 होगी, यहाँ लिमिट क्या होगी k2। इसे एक एग्जांपल से लिमिट का तरीका ध्यान से समझें। जो k आपने माना वो किसको माना? xy को माना। तो जो k1 होगा यानी कि x1 y1 is equals to k1। x1 कितना है प्यारे बच्चों? 1। y1 कितना है? 1। तो k1 is equals to कितना आ गया? 1। इसी तरह से x2 y2 क्या हुआ? सर ये k2 हुआ, यानी कि सर 2 2 जा
4, तो K2 कितना आ गया प्यारे बच्चों 4, तो इसकी लिमिट कितनी होगी सर 1 से लेकर के कहाँ तक 4 तक। डीके का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों के 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक, तो क्या 4 माइनस 1 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 जूल। जबकि फोर्स किसमें हो न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट किसमें हो प्यारे बच्चों मीटर में हो, तो मेरे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपको इस वाले फॉर्मेट को चेंज करना आना चाहिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट चेंज करना आता है तो चाहे पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पे भी आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीडीएफ। आइए करते हैं इस पे एक और क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने दैट फोर्स इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर i कैप प्लस 2x स्क्वायर y j कैप। बिल्कुल घबराना नहीं है, वेरिएबल फोर्स i j के फॉर्मेट में है। आपको a से b तक का वर्डन कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 वर्डन कैलकुलेट करने के लिए शुरू करते हैं। यस सर इंटीग्रल हाँ बेटा fx के साथ dx और fy के साथ dy। fx क्या है सर, ये वाले जो टर्म है वो fx कहलाते हैं, ये वाले टर्म fy कहलाते हैं। तो इंटीग्रल 2xy के साथ सर आ जाएगा dx और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y के साथ dy। क्या मेरी बात क्लियर है? ठंडे दिमाग से सोचें। सर ये मुझे लग रहा है कुछ कुछ किस तरह का, ये बन गया प्यारे बच्चों परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। यस सर दैट कैन बी इंटीग्रल, क्योंकि पॉसिबल नहीं है जब तक यहाँ पर y है, क्योंकि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारे x में होने चाहिए, यहाँ सारे किस में होने चाहिए y में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, इनका कॉम्बिनेशन क्या प्यारे बच्चों, ये dx स्क्वायर ओवर y स्क्वायर बना रहा है। यस सर मजा आ गया प्यारे बच्चों। इसको क्या कहूँ, इसको लेट k कर दूं तो क्या k इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या k1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। x1 कितना है 0 का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर से 0 आ गया। दैट k2 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। x2 कितना प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर और ये मेरे पास किसका स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट 2d4। यानी कि सर ये k हुआ तो ये इंटीग्रल dk हुआ, ये k1 हुआ तो ये क्या हुआ k2 हुआ। हाँ प्यारे बच्चों dk का इंटीग्रेशन k1 से लेकर के कहाँ तक k2 तक। k1 कितना है सर 0 और k2 कितना है प्यारे बच्चों 4। तो क्या मेरे पास जो वर्क डन आ जाएगा क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 से 4 यूनिट्स। क्या क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। फोर्स आपको गिवन है 3x स्क्वायर y z स्क्वायर i कैप x क्यूब z स्क्वायर j कैप प्लस 2x क्यूब y z k कैप, और आपसे कह रहा है वर्डन कैलकुलेट कीजिए कहाँ से कहाँ तक 1 1 1 से लेकर के कहाँ तक 2 2 2 तक। तो प्यारे बच्चों तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है। यस सर a to b को क्या लिख सकता हूँ सर fx के साथ dy लिख सकता हूँ, fy के साथ dy और fz के साथ क्या लिख सकता हूँ dz लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों ये वाले टर्म क्या है fx, ये fy और ये क्या होगी fz। तो जो a से b तक का वर्क डन होगा क्या वो आ जाएगा सर 3x स्क्वायर y z स्क्वायर dx। यस इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों x क्यूब z स्क्वायर dy और इसको लिख सकता हूँ 2x क्यूब y z। क्या क्लियर है? फिर वही बात है क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बन रहा होगा, जरा ध्यान से चेक करने की कोशिश करें। यस सर तो प्यारे बच्चों इसकी 2 टर्म यूज करें और इसकी पहली टर्म यूज करें और इसको देखिए क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या d ऑफ यस क्या लिया जाएगा प्यारे बच्चों x क्यूब y z का स्क्वायर। क्लियर है? ओके और इसको क्या मान लीजिए क्या इसको k मान लीजिए। यस सर तो प्यारे बच्चों लेट k इज इक्वल्स टू x क्यूब y z स्क्वायर k1 इज इक्वल्स टू। प्यारे बच्चों हल्का भारी कुछ नहीं होता, विश्वास कीजिए जो हल्का पढ़ते हैं इसका मतलब वो चीजों से डरते हैं दूर भागते हैं। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर का ही कंटेंट है, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात का विश्वास करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निर्विरोध तरीके से बने है ना, तो आपको हर हाल में इतना तो पढ़ना ही होगा। इसलिए प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास आ जाएगा k1 क्या है मेरे बच्चों ये x1 है, ये y1 और ये कितना हुआ z1, तो 1 क्यूब इंटू 1 इंटू 1 के स्क्वायर से बना जाएगा। दैट k2 इज इक्वल्स टू सर 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर से क्या करें बच्चों 2 की पावर क्या जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है 2 की पावर 6 यानी कि
64। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये मेरे पास हो गया डी के भाग डी के। चलो और ये क्या हुआ? ये हुआ प्यारे बच्चों K1 और ये कितना हुआ K2। सब बच्चे जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा K1 से लेकर के कहाँ तक K2 तक। K1 की वैल्यू कितनी हो गई है सर? K1 is 1, K1 is 1 and K2 is what? प्यारे बच्चों K2 कितना है? 64। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 64 माइनस 1 यानी 63 यूनिट्स का आंसर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जब परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में बनाने की बात आ रही हो। मैं आपको क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ विश्वास कीजिए बहुत रिलेवेंट। अगर आप उसको कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया सवाल है। आइए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक फोर्स आपको गिवन है, अजीब सा फोर्स है। कैसा? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप। प्यारे बच्चों जहाँ के क्या है? जहाँ के कांस्टेंट टर्म है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आपसे कह रहे हैं कि पार्टिकल को ए से बी तक ले जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं प्यारे बच्चों? ए से बी तक। कैसे पाथ पर? सर्कुलर पाथ पर। कोऑर्डिनेट a0 से 0,a। तो ये क्या हुआ? x1, ये क्या हुआ? y1, ये x2 और ये क्या हुआ? y2। पाथ कैसा है? सर्कुलर और सेंटर क्या है? 0,0। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? इसकी रेडियस आ जाएगी a। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम a टू b, यानी कि इस फोर्स के कारण a से b तक ले जाने में क्या कैलकुलेट कीजिए? वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले तो एक आसान सा काम करते हैं। ये सर्कल आप जानते हैं, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² + y² = a²। क्या क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इसकी पावर 3/2 लिख देता हूं। जब ये वाला क्या हुआ तो ये हुआ x² + y² को a² लिख देंगे तो 3/2 से ये टर्म a³ के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब इस ड्रामने एक्सप्रेशन के अंदर ये वाले और ये वाले टर्म तो गए हो। क्या आ गए? यहाँ पे आ गए सर a³, यहाँ पे भी क्या आ गया? a³। तो जरा देखना फोर्स कितना आसान लिखा है। F = k x जो का तो a³ a/y a³ क्या आ गया? j का। क्या क्लियर है? प्यारे बच्चों यहाँ से k/a³ कांस्टेंट टर्म बाहर ले सकते हैं तो क्या मेरे पास आ जाएगा xi + y j का। प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिखो और इसको ऐसे, तो ये मेरे पास fx, ये मेरे पास क्या हुआ? fy, fx आ गया fy आ गया। मैं जानता हूँ वर्क डन क्या होता है सर? दैट वर्क डन इज इंटीग्रल fx dx fy dy। fz dz की जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली नहीं है। तो क्या इस सिचुएशन में मेरे पास यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ये fx रख दिया, ये क्या रख दिया fy, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये भी अगेन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप एक बार उनको अच्छे से देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट आपको आने वाला है। प्लीज कनेक्टेड रहिए और एक पूरे लेक्चर को प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। फोर्स आपको गिवन है x² + y² i कैप और x² + y² j कैप। ओके, पहली बात फोर्स को देख के क्या लग रहा है सर? इट इज अ वेरिएबल फोर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? और आपको साथ में ग्राफ गिवन है इस तरह से, है ना? ये y वर्सेस x का एक ग्राफ है। y वर्सेस x मतलब ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ। आपसे कह रहा है पार्टिकल a से b और b से c जाता है। ओके, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0, c पॉइंट कोऑर्डिनेट है a,a। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि ये साइड ही होगी, ये साइड ही होगी तो 45 होगा। तो आपसे कह रहा है एक बार मैं जा रहा हूँ ऐसे ABC और एक बार मैं जा रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट A to C। तो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन ऑफ दिस फोर्स बाय पाथ ABC ओके एंड बाय पाथ A to C। यानी कि आपने क्या किया, पॉइंट्स के इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स सेम है, A से C पे ही जाना है, A से C पे जाना है, लेकिन एक बार घूम करके जाना है, एक बार ऐसे जाना है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, है ना? तो इसलिए प्लीज आज इसको समझने सॉल्व करने का तरीका समझें। तो मुझे दो अलग अलग पाथ पे वर्क डन क्या करना है, कैलकुलेट। तो सबसे पहले चलता है कैलकुलेट करने वर्क डन ABC पर। किस पर? ABC पर। जब आप ABC पर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इसको दो भागों में तोड़िए। पहले A से B तक का वर्क डन निकालिए और फिर प्यारे बच्चों B से C तक का वर्क डन निकालिए। कहां से कहां तक? A से B तक का, और फिर निकालिए B से C तक का, और फिर दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले A से B तक का वर्क डन। प्यारे बच्चों लिख सकता हूँ fx dx fy dy, fz लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो होगा। ये fx मेरे पास आ गया, ये वाला टर्म। यस सर, क्या ये fx है? क्या ये मेरे पास fy है? प्यारे बच्चों fx आ गया है, fy आ गया। अब मैं जब इसको इंटीग्रेशन करने पहुंचा तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया, क्या कि इस इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है
प्यारे बच्चों x भी आ रहा है y भी आ रहा है। ये इंटीग्रेशन केवल तभी पॉसिबल होता है जबकि इसमें y ना होता, जबकि y ना होता। लेकिन इस बार क्या आ रहा है, y भी आ रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। इधर भी प्रॉब्लम आ गई है, dy के साथ y स्क्वायर, लेकिन x भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या इसको परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बना सकते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ भी नहीं बन रहा है क्योंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और वाई में रिलेशन रिक्वायर्ड होगा। तो एक्स और वाई में रिलेशन कहां से आएगा? एक्स और वाई में आने वाला रिलेशन आएगा प्यारे बच्चों किससे? इस वाले ग्राफ से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन से पाथ के लिए, ए से बी पाथ। जब मैं ए से बी पाथ पे जा रहा हूं तो ए से बी पाथ कौन से एक्सिस है सर? एक्स एक्सिस है। जब ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। यानी कि यहाँ पे वाई कितना है? 0 है। तो मजा आ गया सर, इसमें भी वाई क्या पुट कर दीजिए? 0। और प्यारे बच्चों इसमें भी वाई क्या पुट कर दीजिए? 0। तो जैसे वाई 0 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब इस फोर्स का इस पाथ के अलोंग कोई वर्क डन नहीं है। अब मुझे वर्क डन निकालना है प्यारे बच्चों बी से सी के लिए। कहां से कहां तक के लिए? बी से सी। बी से सी कहां है सर? ये रहा बी से सी तक का वर्क डन। जब ये बी से सी जा रहा है तो पहली बात तो क्या ये परपेंडिकुलर जा रहा है एक्स एक्सिस के? यस सर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्स में है या वाई में? सर डिस्प्लेसमेंट है वाई में। यानी कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यानी कि जब मैं बी से सी के लिए सॉल्व करता हूं तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। जब एक्स में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई? ये टर्म तो शहीद हो गई। अब बची कौन सी टर्म? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। और प्यारे बच्चों इस वाली टर्म में अब हर्डल क्या क्रिएट कर रहा है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर डी वाई होता तो सॉल्व हो जाता। और आप देखेंगे कि जब मैं एक्स की बात करता हूं तो इस पूरे के पूरे पाथ पर एक्स फिक्स है और एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। मजा आ गया। यानी कि एक्स की वैल्यू को क्या रख सकता हूं? यहाँ पे रख सकता हूं एक्स की वैल्यू को ए, और प्यारे बच्चों dx कितना हो गया? 0। मजा आ गया है सर। यानी कि सर एक्स को क्या रखिए? 0, dx कितना हुआ? 0, और यहाँ पे x को क्या रख दीजिए? a स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ आएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। जल्दी लग रहा हो आराम से देखें, 0.75x पर देखें। प्यारे बच्चों बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है जो क्लासरूम में कराया जाता है, और जो कि क्रैश कोर्स है तो माफी चाहूंगा, जल्दी कराना ही होगा। लेकिन आप इसे 0.5x पर देखें। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सवाल है। तो क्या a स्क्वायर वाई स्क्वायर dy आ जाएगा? ये वाली टर्म आ जाएगी। प्यारे बच्चों a स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, वाई स्क्वायर का क्या होगा सर? वाई क्यूब बाई 3। लिमिट क्या होंगी? वाई की 0 से लेके कहां तक? a तक। तो जब 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब बाई 3। तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों a की पावर 5 बाई 3। कितना? a की पावर 5 बाई 3। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझें, a b c का वर्क डन सर 0 प्लस a की पावर 5 बाई 3 से द आंसर इज a की पावर 5 बाई 3। तो दिस इज द टोटल वर्क डन फॉर पाथ a b c। अब चलते हैं, कह रहा है कि वर्क डन a to c कैलकुलेट करें। कहां से कहां कैलकुलेट करें? a to c। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, यानी कि पहले fx dx और फिर fy dy। fx dx fy dy। fx की वैल्यू रख दी, fx। अब ध्यान से समझने वाली बात है, या फिर प्रॉब्लम क्या है सर? ये वाई स्क्वायर आ रहा है, ये वाई स्क्वायर आ रहा है, तो सर इसका मतलब ये तो कबूल नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब इनका साकी नाका नहीं होगा। तो क्या वाई को गायब करना होगा? प्यारे बच्चों जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस पाथ की इक्वेशन है। वाओ, y इज इक्वल्स टू x। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे y को क्या रख देते हैं? x। तो ये हो गया x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर से x की पावर क्या आ गया? 4। यहाँ पे x स्क्वायर को क्या करना है? तो यहाँ x स्क्वायर को क्या रख दीजिए? y रख दीजिए। तो यहाँ आ गया y की पावर 4 dy। अब तो बल्ले बल्ले है भाई, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 5 बाई 5, और इसको लिख सकता हूँ y की पावर 5 बाई 5। आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों 2a की पावर 5 बाई 5 आ जाएगा। यानी कि सर a to c पर वर्क डन कितना आ रहा है? जब a to c वर्क डन लिखते हैं तो आता है 2a की पावर 5 बाई 5, और जब इस वाले पाथ पर वर्क डन लिखते हैं प्यारे बच्चों तो ये वर्क डन आता है a की पावर 5 बाई 3। कमाल की बात है, क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है? सेम। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है? सेम, तो फिर वर्क डन डिफरेंट क्यों आ रहा है? इसका मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पर। और अगर वर्क डन अलग अलग पाथ के लिए क्या होता है? अलग अलग, तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? ऐसे फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नेचर एक्चुअल में क्या है प्यारे बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ और सवाल। स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्क डन के बिहाफ पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। किसको? फोर्स। ध्यान दीजिए, किसके आधार पर? वर्क के आधार पर फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। जैसे पहले फोर्स के आपने बहुत सारी कैटेगरी बनाई थी,
अब मैं फिर क्या करूं प्यारे बच्चों, फोर्स की दो कैटेगरी बना रहा हूं, किसके बिहाफ पर, वर्क डन के आधार पर। तो वर्क डन के आधार पर दो तरह के फोर्सेस होते हैं प्यारे बच्चों, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी पाथ पर जाएं, वर्क डन हमेशा क्या रहता है, सेम, यानी कि आप यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएं, आप किसी भी पाथ पर जाएं, 1 2 या क्या है बच्चों थर्ड से किसी भी पाथ पर जाएं, और अगर तीनों पाथ के लिए वर्क डन क्या आ रहा है, सेम, तो समझ जाइए कि जो फोर्स है वो क्या होगा, कंजर्वेटिव। तो खट से टिक लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा भी जा चुका है, 3 पाथ आपको गिवन है, क्वेश्चन में कहा है कि द फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो वर्क डन में रिलेशन बताओ। तो इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में प्यारे बच्चों जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तब, जबकि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। लेकिन अगर यही फोर्स कैसा हो, नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव होने पर प्यारे बच्चों अलग अलग पाथ पर वर्क डन क्या होगा, अलग अलग। क्या मेरी बात क्लियर है? ये 1, ये 2 और ये 3, तो मैं कहूंगा फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, यानी कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो क्या कहलाता है, नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है प्यारे बच्चों, जो एनजी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दीज आर बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस। टेंशन, नॉर्मल, कभी कभी केस डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये तो हमेशा कैसे फोर्सेस होते हैं, ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। प्यारे बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज पाथ का वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होता है, जीरो। यानी कि अगर मैं यहां से जा करके वापस यहां पर आ रहा हूं और वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब समझ जाइए फोर्स कैसा होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो इसका उल्टा भी सही है, क्या कि क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो, इसका मतलब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। और इसका दूसरा भी है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होगा, जीरो। प्यारे बच्चों चेक कैसे किया जाता है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इसके लिए हम एक मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डेल। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ, फिलहाल याद रखें। इसको पढ़ते हैं कर्ल। क्या पढ़ते हैं, कर्ल। अगर डेल क्रॉस एफ क्या आ जाए, जीरो, डेल क्रॉस एफ क्या आ जाए, जीरो, तो प्यारे बच्चों ऐसे जो फोर्सेस होते हैं इसका जीरो होता है, वो फोर्सेस बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। या आपने भी पढ़ा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बन रहा हो, अगर किसी फोर्स का परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट बन के वर्क डन आ रहा है, बिना पाथ की जरूरत के आ रहा है, तो भी आप उसे क्या कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। प्यारे बच्चों किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो एक्चुअल में नहीं होता, यानी कि क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होता है, नॉन जीरो होता है। फ्रिक्शन इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, क्या मेरी बात क्लियर है ना। और इसका जो डेल क्रॉस एफ है वो क्या होता है, नॉन जीरो। तो अपने को तो यहाँ से बस एक ही लाइन उठानी है प्यारे बच्चों, क्या कि डेल क्रॉस एफ अगर कितना है, जीरो, तो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। और अगर डेल क्रॉस एफ क्या है, नॉन जीरो, तो ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। अब जरा डेल के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। एक ऑपरेटर होता है, घबराना नहीं है, डेल आप जानते हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स को आईजेके के साथ जब सजा देते हैं तो ये ऑपरेटर क्या कहलाता है, ये ऑपरेटर डेल ऑपरेटर कहलाता है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। आइए करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स किसी भी फोर्स को चेक करने के लिए कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है डेल क्रॉस एफ। क्या कर देते हैं, उसका चेक करते हैं। डेल क्रॉस एफ भी बताया तो मैंने, डेल एक ऑपरेटर होता है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव को किसके साथ सजा देते हैं, आई जे और के। क्या क्लियर है। और इसका यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स के साथ। अब फोर्स वेक्टर आप सभी जानते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। तो जब आप इसका डेल क्रॉस एफ लिखते हैं तो वो कुछ इस फॉर्मेट में चला जाता है, क्लियर है। अब मैंने क्या कि ये एफ एक्स है, ये एफ आई, और ये क्या है, एफ जेड। ओके, तो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, और डेल क्या है, यहाँ से डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। ओके, अब सब बच्चे जानते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है। तो प्यारे बच्चों ये प्लस ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस। पहले आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये टर्म, ये टर्म,
ये टर्म आप लिख सकते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, कीपिंग अदर टर्म्स टू बी कांस्टेंट, तो z स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये टर्म क्या आ जाएगी 0। इसी तरह से प्यारे बच्चों y का है, z के रेस्पेक्ट में ये भी टर्म क्या आ जाएगी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सारे टर्म क्या आ गए 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डेल क्रॉस f कितना आ गया 0। डेल क्रॉस f अगर 0 होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, दिस डेल क्रॉस f इज इक्वल्स टू 0, मींस इट इज कंजर्वेटिव। क्या क्लियर है? इसी तरह से कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। अब मुझसे पूछना f वेक्टर इज x स्क्वायर y स्क्वायर i कैप प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप, और मुझसे कह रहा है कि चेक कीजिए फटाफट से ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। फिर इसका डेल क्रॉस f लिखेंगे, सीधा सा फॉर्मूला से जाने का तरीका, पहले ij के लिखो, फिर यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लिखो, फिर fx fy और fz लिखो। fz कितना होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, सर ये आ जाएगा 0 k कैप, तो ये आ गया मेरे पास 0। क्लियर है? अब ये मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, i कैप j कैप k कैप, इसको ऐसे सजाएंगे, ये 0 वाला तो इसका तो 0 आ जाएगा, ये z है x स्क्वायर y स्क्वायर, ये टर्म भी 0 आ जाएगी, ये टर्म भी 0 आ जाएगी, ये टर्म भी क्या आ जाएगी 0। अब बचेगा कौन सा, ये टर्म और ये टर्म। इस टर्म में किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो इसका मतलब y को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x y स्क्वायर एज इट इज, साथ में k कैप आ जाएगा। इधर यहाँ पर y है तो y का करेंगे, x स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस x स्क्वायर 2y k कैप। और प्यारे बच्चों देखो क्या आ रहा है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स का नेचर कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो एक सिंपलेस्ट वे है आपके कैलकुलेशन का कि वेदर द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग शुरू करते हैं बात एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, प्यारे बच्चों लास्ट में बताई जाएगी आप लोगों को, लेकिन अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के अंदर अपने मूवमेंट के कारण जो वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे बुलेट की अगर हम लोग बात करें तो आइए जरा इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, हाफ m इंटू वी डॉट। थोड़ा सा स्मार्ट लगे इसलिए वी डॉट भी लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं आप आईजे की में जो वेलोसिटी दी जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके उसका स्क्वायर ही करेंगे। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती, दूसरा कभी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, चूंकि वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैं स्पीड का ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो एक पैराबोला होगा, k की मैक्सिमम कितनी है 1 और v की मैक्सिमम कितनी है 2, तो इट वुड बी अ पैराबोला समथिंग लाइक दैट ओपनिंग अपवर्ड्स। अब इसमें जो सवाल है, पहले दो छोटे छोटे से सवालों पे चर्चा करते हैं, अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैं जानता हूँ हाफ mv स्क्वायर होती है। मेरे पास अगर मैं कहूँ कि यार मास, अगर मैं कहूँ स्पीड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल आने का मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और प्रोपोर्शनल टर्म इसका मतलब स्ट्रेट लाइन यानी कि पासिंग थ्रू रीजन। तो k वर्सेस m का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि कहां से पास कर रही होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन, कौन भारी होता है? सर प्रोटॉन इज हैवियर, मैं जानता हूं दैट mp इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? एंड दे आर मूविंग विद सेम स्पीड, ओके, दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। सर कोई नई बात बताइए प्यारे बच्चों, नई बात अगले वाली लाइन में आने वाली है, लेकिन ये बात तो क्लियर है ना सबको। तो अगर स्पीड क्या है सेम, तो k1/k2 बराबर m1/m2। अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, क्या इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, यस सर ये हो गया प्यारे बच्चों p²/2। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, तो यानी कि k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, यानी कि जो रिजल्ट अपन यहां पढ़ रहे थे ना प्रोपोर्शनल टर्म, ये जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगर ये उल्टा हो गया तो मास के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ग्राफ की देखो शक्ल चेंज होगी, ध्यान देने वाली बात है, इसलिए क्वेश्चन में ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिखा हो कि बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम मोमेंटम,
विद सेम मोमेंटम। तो अगर सेम मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो प्यारे बच्चों एक प्रोटॉन है, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, उल्टा हो गया रिश्ता, यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किससे ज्यादा होगी, प्रोटॉन से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इस बार क्या कांस्टेंट कहा गया है, सेम मोमेंटम वर्ड यूज किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरी ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि जब भी आपसे मासेस को देख करके काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट पूछे तो प्लीज मेक श्योर ये जरूर तय कर लें कि स्पीड कांस्टेंट है या मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आइए करते हैं इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस v का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। यस सर, द मैग्नीट्यूड ऑफ v इज व्हाट, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज रूट 29। सो द काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, दिस इज हाफ एम v का स्क्वायर, एम कितना प्यारे बच्चों 2 kg, हाफ इनटू 2 इनटू रूट 29 का होल स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 49 जूल। मेरी बात क्लियर है बच्चों, पार्टिकल जिसका मास कितने केजी है 2 kg, काइनेटिक एनर्जी लग रही है 4t स्क्वायर, और कैसे पाथ पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो फोर्स निकालो कितने पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, काइनेटिक एनर्जी कितनी 4t स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर 4t का स्क्वायर, मास की वैल्यू रखते कितनी 2 हाफ इनटू 2 इनटू v स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4t स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर 4t स्क्वायर, तो बेटा v कितना आ गया 2t। वाओ, क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो dv by dt से मेरे पास क्या आ जाएगा, सर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट, आई वांट टू कैलकुलेट दैट फोर्स, तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, यानी कि 2 into force इट कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे इतने सारे वर्डन हम लोगों ने पढ़े और सबको इकट्ठा करने का टाइम आ गया है। अब रियल में आप लोगों को सच पूछिए तो मैकेनिक्स का मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या शुरू कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। देयर आर 4 गोल्डन रूल ऑफ मैकेनिक्स। कितने, 4। पहला होता है नेट फोर्स बराबर ma, दूसरा होता है प्यारे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, तीसरा होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो कि सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, और चौथा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज हम उस दूसरे प्रिंसिपल की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सिंपल से तरीके से समझते हैं प्यारे बच्चों, ये एक m मास का ब्लॉक है जिस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स लगने पर, अच्छा कमाल की बात है, ब्लॉक के मुंह मारने की डायरेक्शन भी आपको पता है। आपसे कह रहा है फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा, यानी कि इसका मतलब वेलोसिटी भी इधर होगी। तो पार्टिकल इधर जा रहा है, जिधर जा रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। वर्क डन क्या है पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। साथ ही साथ फोर्स v को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। इसका मतलब स्पीड भी बढ़ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। क्लियर है। इधर की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। मैंने कहा कि फोर्स इधर है, वेलोसिटी अपोजिट है। मैं आपसे फिर कह दूं, फिर उसमें बहुत कुछ है, मैं आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स निकाल करके ला रहा हूं ताकि आपका पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों कवर हो। लेकिन पूरे लेक्चर को प्लीज ध्यान से देखें और जैसे मैं कह रहा हूं उस सीक्वेंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। v से जा रहा है इधर, लेकिन इस बार फोर्स कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब फोर्स इधर है तो क्या a इधर होगा, यस सर। तो क्या स्पीड घटाएगा, यस सर। स्पीड घटेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यस सर। क्या वेलोसिटी इधर है और क्या फोर्स इधर है, तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या फोर्स का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं, जबकि पॉजिटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फोर्स वेलोसिटी से कितने डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा होगा तो वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, कुछ इस तरफ है। अगर इसका ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन जैसा कोई चीज लग रही होगी बॉडी के ऊपर, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड क्या है कांस्टेंट, दूसरा वर्क डन क्या है 0, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब जब वर्क होगा तब तब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। पॉजिटिव वर्क डन आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नेगेटिव वर्क डन होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और
कोई वर्क डन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि जब जब वर्क डन होगा तब तब काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप ये बात समझ लें कि जो भी आपने वर्क डन किया उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा। ज्यादा बढ़िया तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, जादू है। आइए इसके ऊपर हम कम से कम प्यारे बच्चों 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद हमें लगेगा कि हमने वाकई में मैकेनिक्स को और अच्छे से सीखना शुरू किया है। प्यारे बच्चों, एम मास का ब्लॉक कहां पर है, रेस्ट से रिलीज किया है और इसकी हाइट कितनी है, सपोज h हाइट से हमने इसको रिलीज किया। आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट बी, यानी कि टकराने से जस्ट पहले जो भी इसकी स्पीड है वीबी, उस वीबी को क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। जब ये यहां पर था तो क्या इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। जब ये यहां पर होगा तो क्या इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एनर्जी इसका। सबसे पहले आप यही काम करें। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या इस पर एकमात्र फोर्स क्या लगा है, mg, क्लियर है। तो क्या यहां से यहां तक mg का जो वर्क डन हुआ, एक ही वर्क डन हुआ, क्या उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया होगा, यस सर। तो क्या मैं निकाल सकता हूं आपसे इस पॉइंट पर स्पीड, यस, दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और तो कोई फोर्स है नहीं। एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्सिबल है, मैं मान रहा हूं कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका वर्क डन क्या होगा, 0। तो केवल और केवल ग्रेविटी का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों, ग्रेविटी का वर्क डन क्या है सर, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो क्या mgh, यस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, k फाइनल माइनस k इनिशियल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, √2g। आइए प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला में फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर स्प्रिंग लूंगा, फिर स्प्रिंग और ग्रेविटी को इन्वॉल्व करूंगा, फिर स्प्रिंग, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर करने वाले हैं, लेकिन चलेंगे बेसिक से ही। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान रखिए। जब भी कभी मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा जाए स्प्रिंग का, क्या पूछा जाए, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो आप समझिए कि उस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, 0 होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। k इज 100 न्यूटन पर मीटर, एक ब्लॉक मास जिसका 2 kg, इसको कितनी स्पीड से, नेचुरल लेंथ से v0 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो आपसे पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब जहां पे स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0। तो मैंने माना कि ब्लॉक यहाँ तक पहुंचता है और इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0। और मैंने माना कि इस समय स्ट्रिंग में इलोंगेशन कितना हो जाएगा बच्चों, x। अब ऑब्वियस है ग्रेविटी mg कहाँ लग रहा है, नीचे, इसका तो कोई वर्क डन होगा नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पर है नहीं क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब प्यारे बच्चों, मुझे कहां से कहां तक का वर्क डन चाहिए, a से b तक का वर्क डन चाहिए। सर ने कहा था a से b तक का वर्क डन लिखने का तरीका, हाफ की x मैक्स का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना, 0। तो मेरे पास a से b तक का वर्क डन, दैट इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। a से b तक का वर्क डन सर ने कहा था 0, इसकी जगह माइनस लगा दीजिए, हाफ की x मैक्स का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। इनिशियल कितनी थी प्यारे बच्चों, हाफ इनटू m इनटू क्या का स्क्वायर, यस सर। तो क्या ये छम्मा छम्मा हो गए, हाफ से हाफ भी छम्मा छम्मा हो गए। तो क्या k x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों m इनटू 100 आ जाएगा। तो मुझसे क्या पूछा है, x मैक्स k की वैल्यू कितनी गिवन है, 100। तो 100 इनटू x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास कितना है, 2 इनटू 100, ये छम्मा छम्मा हो गए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √2 मीटर इसका। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है। कह रहा है 2 kg के ब्लॉक को कहां से रिलीज किया, नेचुरल लेंथ से रिलीज किया है, ओके। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आकर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो जिस समय इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 0, उस समय ये मैक्सिमम इलोंगेशन की स्टेट में होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, से दिस इज व्हाट, सर दिस इज x मैक्स, क्लियर है। जब रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। तो सर इसका मतलब क्या, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। प्यारे बच्चों, एक इसके ऊपर क्या लग रहा है, mg, और क्या एक इसके ऊपर आएगा kx, यानी कि देयर वुड बी 2 वर्क डन, यस। एक वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक वर्क डन बाय स्ट्रिंग, मिलजुल करके क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। बाकी और कुछ है नहीं, ग्रेविटी का वर्क डन mg इनटू x मैक्स। क्या कह रहे बच्चों, बात क्लियर है, यस सर। जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही क्या लग रहा है, फोर्स।
अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखूंगा 0, यहाँ पे लिखूंगा 1/2 के x मैक्स का स्क्वायर, जैसे सर ने तरीका बताया था। और इस पॉइंट को क्या कहूँ A, इस पॉइंट को क्या कहूँ B, तो A से B तक का वर्क डन 0 माइनस हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट सर, दिस इज mg इनटू प्यारे बच्चों x मैक्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया सर, माइनस हाफ के x मैक्स का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस mg x max is equals to half k x max का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये इसकी पावर कट गई, तो जो x max आएगा क्या, इसकी वैल्यू आ गई 2mg/k। कितना रहेगा 2mg/k। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखें कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्ट्रिंग इज व्हाट 2mg/k। प्यारे बच्चों मास मुझे गिवन है, ओके 2 kg ब्लॉक का k गिवन है, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, ओके सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एक फिक्स वेज है। यहाँ से क्या मास के ब्लॉक को क्या किया गया, रिलीज किया, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट x मैक्स। फिर वही बात आ गई, जब ये इसको आकर के यहाँ कहीं दबाएगा तो क्या इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 0। तो कुल मिलाकर के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है सर 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है 0। तो इसका मतलब दो ही वर्क डन हो रहे हैं, किसका प्यारे बच्चों mg का, एक mg का वर्क डन, और फिर यहाँ पर किसका वर्क डन होगा, स्ट्रिंग का इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाले टर्म तो कितनी आई 0 जी, बल्ले बल्ले हो गई प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ग्रेविटी के वर्क डन की। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं, आपने बताया था अगर फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तो क्या फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आ जाता है। तो यानी कि सर ये आ जाएगा सिंपली mgh। सर नॉर्मल, बेटे नॉर्मल का वर्क डन हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पर लग रहा है 90 डिग्री पर। अब बचा कौन सा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन। स्प्रिंग फोर्स कितना कंप्रेस होगा यहाँ से यहाँ तक x मैक्स के लिए। प्यारे बच्चों जो कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग होगा, दैट कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग इज व्हाट सर, दिस इज हाफ के x का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे कितना था 0, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब तो डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, इस पॉइंट को A कहूँ और इसको क्या कहूँगे तो B, यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इनटू B इज इक्वल्स टू 0। So that mgh plus ACB के लिए सर 0 माइनस हाफ के x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं अगला सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। ये एक कर्व पाथ है, कैसा पाथ है, कर्व पाथ, जिसमें ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस कितना है r, पार्टिकल का मास कितना है प्यारे बच्चों, हम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये 4r है यहाँ तक, ओके। द सरफेस स्मूथ, इसका मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है आपको, सी पॉइंट पर एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों सी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पे क्या निकालनी होगी, स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है। इसका एफबीडी बना सकते हैं आप, mg कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्यारे बच्चों, नॉर्मल भी कहाँ लग रहा हो, सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, और सर्कुलर पाथ में ac कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये इसका सेंटर है। जानने के लिए सर्कुलर मोशन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब n प्लस mg इज इक्वल्स टू ac। ac क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r, यानी कि ये इक्वेशन में यहाँ से ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे चाहिए सी पॉइंट पर प्यारे बच्चों स्पीड। अगर सी पॉइंट पर मैं स्पीड निकाल पाऊंगा तो मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब यहाँ रेस्ट से रिलीज किया है तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। इस पॉइंट पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, हाफ mvc का स्क्वायर। फिर ध्यान से समझे, फ्रिक्शन का कोई वर्क डन है नहीं, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हमेशा सरफेस के प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है, ओके। तो इसलिए इसका भी कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन केवल ग्रेविटी का होगा, और ग्रेविटी यानी कि mg हमेशा फिक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मैंने कहा है mg कहाँ लगा है प्यारे बच्चों, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ओनली दिस वन। ये r है, तो ये कितना होगा r, ये पूरा कितना 4r। तो सर इसका मतलब यहां से यहां तक ये मेरे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 2r।
क्या क्लियर है? तो बस हो गया मेरा काम। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल का वर्क डन कितना हो गया 0, ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो गया बच्चों mg इनटू ये फिर बता दूं r टोटल कितना 2r, ये 4r, तो ये कितना बचा 2r, कितना बचा दिस इज 2 क्लियर है? तो mg इंटू 2r ये 0 और काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी हाफ mvc के स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मेरे पास vc की वैल्यू कितनी आगे सॉल्व करके आ गई अंडर रूट 4gr। इसके बाद सर्कुलर मोशन से mg नॉर्मल mac यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा vc की, तो इसकी वैल्यू पुट करके नॉर्मल रिएक्शन मेरा कितना आ जाएगा 3mg आ जाएगा। आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये स्प्रिंग एक रॉड के अंदर ऐसे करके मूव कर सकता है। ओके, सरफेसेस आर स्मूथ, फ्रिक्शन क्या है प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन इज 0। इसका मास है रिंग का 2 kg, दैट मास ऑफ द रिंग इज 2 kg, म्यू इज कितना 0, कि आपको दे रखा 100 न्यूटन पर मीटर। आपसे कह रहा है ये जो 4 मीटर है ये नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, यानी कि यहाँ होता तो इतनी कौन सी लेंथ पर होता है? नेचुरल लेंथ पर होता। अब मुझसे कह रहा है कि यहाँ से इसको क्या किया रेस्ट से रिलीज किया, जब रेस्ट से रिलीज करेगा तो क्या यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है vb, तो मुझसे कह रहा है vb की वैल्यू क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है यार, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी, तो क्या इसका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ग्रेविटी भी हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, mg नीचे लग रहा होगा, तो इसका वर्क डन भी क्या हो गया 0। अब बचा क्या केवल स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से रिलीज किया, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 0। अब मुझे लिखनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, दिस इज दैट फाइनल काइनेटिक, जो मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखनी होगी दैट इज हाफ mvb का स्क्वायर, हाफ mvb का स्क्वायर। अब मैं पहले क्या करता हूँ प्यारे बच्चों स्प्रिंग का वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ। तो स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन बाय स्प्रिंग कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। अब ये 4 है, ये 37 डिग्री, तो ये साइड कितनी होगी सर? ये साइड होगी 5 मीटर। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ सर? स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ ओनली 1 मीटर का, यानी कि स्प्रिंग अगर 1 मीटर इलोंगेटेड है तो इसका मतलब इस समय जो इसके पास जो वर्क डन यहां से यहां तक मैं लिखूंगा, तो यहां पे सर ने क्या तरीका बताया था हाफ k इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहां लिख सकता हूं हाफ k इंटू 1 का स्क्वायर। यहां पे कितना आ गया 0, तो यानी कि दिस माइनस दिस, तो ये मेरे पास आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मेरे पास स्प्रिंग का वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं हाफ mvb का स्क्वायर। ये टर्म कितनी थी प्यारे बच्चों 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ से vb की वैल्यू कितनी जाएगी रूट 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये है मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस प्यारे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम के। समय थोड़ा सा कम है, आप भी समझ रहे होंगे, इसलिए जो आपके इलिस्ट्रेशंस हैं वो लिमिटेड हैं। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको इतने बेसिक चीजें बता सकूं ताकि आप अगर खुद से करना चाहें तो चीजें आप कनेक्ट कर सकें। आइए जरा जेई के या नीट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों दोनों क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिए। पहली बात तो जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा जाए कि बॉडी इज बीइंग पुल्ड स्लोली, मूविंग स्लोली, कान खड़े कर लीजिए। मूविंग स्लोली का मतलब होता है कि स्पीड इज कांस्टेंट, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0। ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों कैलकुलेट दिस फोर्स F। इस F का क्या निकालना है, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। एक्चुअली आपको इस बार ये नहीं दिया गया कि फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, आपसे सीधे सीधे वर्क डन बाय फोर्स पूछ रहा है। तो कभी कभी वर्क डन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको फोर्स दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है प्यारे बच्चों, उस वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप ध्यान दें रस्सी में टेंशन कितनी लग रही होगी T। मैंने इस m मास के बॉब को F फोर्स से खींचते खींचते मैं इसको यहाँ पे लाया। वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ स्लोली, स्लोली मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 0। तो जब मैं इसको यहाँ पे खींचता हुआ ऐसे ऐसे लाऊंगा और मुझे फोर्स के बारे में नहीं पता कि कांस्टेंट है या वेरिएबल, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर एक mg लग रहा होगा प्यारे बच्चों, एक टेंशन T लग रही होगी। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखूंगा सर? वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय F is equals to change in kinetic energy। ऐसे तो लिखूंगा प्यारे बच्चों। यस सर, यस दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या बचा सर? बचा टेंशन, ग्रेविटी और F। अब बताओ ये वैसे ही 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि टेंशन हमेशा
डिस्प्लेसमेंट से क्या है सर, परपेंडिकुलर। लो जी साहब ये भी खत्म हुआ। अब मेरे पास दो चीजें बची, एक ग्रेविटी बची और एक बची, और बेटे दोनों का सम किसके बराबर है, 0 के। तो जरा सोचो, अगर मुझे ग्रेविटी का वर्कडन पता लग जाए तो क्या मैं इस F का वर्कडन कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं? इसका मतलब मुझे अब F का वर्कडन सीधे सीधे मिल जाएगा, मुझे F फोर्स को जानने की जरूरत ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझे, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो यहां से यहां पहुंचने में क्या ये हुआ प्यारे बच्चों L cos थीटा? यस सर। क्या ये पूरा का पूरा कितना हुआ L? तो ये कितना बचा सर, ये बचा L माइनस L cos थीटा। ये आपको खूब प्रैक्टिस हो गई होगी, यानी कि ये लेंथ हो गई L माइनस L cos थीटा। याद भी रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि खूब काम आता है। तो L माइनस L cos थीटा, mg लग रहा है नीचे, L माइनस L cos थीटा ऊपर, एंगल 180 डिग्री, वर्कडन हुआ नेगेटिव, तो वर्कडन बाय ग्रेविटी हुआ माइनस mg L1 माइनस cos थीटा। बस मजे आ गए। वर्कडन बाय ग्रेविटी प्लस वर्कडन बाय फोर्स इज इक्वल टू 0, तो वर्कडन बाय फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्कडन हो गया, और ग्रेविटी का वर्कडन यहां रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस करके क्या मेरे पास डायरेक्ट प्यारे बच्चों F का वर्कडन आ जाएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान रखें कि कहीं स्लोली तो नहीं कहा गया है, क्योंकि स्लोली का मतलब या कांस्टेंट स्पीड का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों। ये एक बेसिकली एक आर्क है, एक किसी सर्कुलर कोई पार्ट है किसी बर्तन का या किसी बाउल का, जिसके अंदर एक m मास के पार्टिकल को किसी स्ट्रिंग से खींच रहे हैं। क्लियर है? ये अभी रेस्ट पर है। इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर। ये एंगल कितने डिग्री, 60 डिग्री। देख के समझ जाओ, ये 60 है तो समझ जाओ ये भी रेडियस होगी, तो इसका मतलब ये भी कितना आएगा सर, ये भी 10 मीटर आ जाएगा। फोर्स लग रही है प्यारे बच्चों 100 न्यूटन, इसका मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछा है इसको जब खींच रहे हैं तो खींचते खींचते ये कुछ ऐसे 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 चला जा रहा है, तो जब ये B पर पहुंचेगा, कहां पर पहुंचेगा, B पर पहुंचेगा, तो उस समय क्या कैलकुलेट कीजिए, वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट B। क्या रिजल्ट याद आ रहा है कुछ? हाँ सर आपने बताया था, जब एक फोर्स एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट करता है प्यारे बच्चों, तो क्या F इंटू चेंज इन लेंथ, यानी कि यही तो लेंथ में कमी होगी। यानी कि आप सोचें प्यारे बच्चों, पहले लंबाई इतनी थी, अब कितनी बची सर, अब इतनी खत्म, इतनी बची, तो इसका मतलब दिस माइनस 0 से यही लेंथ तो आ जाएगी। तो आइए लिखते हैं फटाफट से वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय F इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अभी भी पता लगा था जब ये यहां से कहां पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा, तो ये लेंथ कितनी होती है L cos थीटा। कितनी? L cos थीटा। ये L या ये R cos थीटा, ये R, तो ये कितनी R माइनस R cos थीटा, और mg लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है प्यारे बच्चों ऊपर, तो माइनस mg L1 माइनस cos थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? आप यहां पे इसको R यूज करें। क्लियर? ये ग्रेविटी का वर्कडन आ गया प्यारे बच्चों। फोर्स का वर्कडन, जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, तो क्या फोर्स इनटू दिस चेंज इन लेंथ, पहले ये बाद में 0 हो गई, तो इसका मतलब सर ये आ गया F इंटू R। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी, 0, तो क्या प्यारे बच्चों सॉल्व करके v भी निकाल सकता हूं? यस सर, तो v भी मेरे पास आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, वैसे तो सारी मैथमेटिक्स में आपको सारी फिजिक्स अपन समझ ही चुके हैं, तो सीधे सीधे रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट के ऊपर बेसिस के ऊपर प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान दीजिए कौन सा मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम लोग बात करें पेंडुलम की। पेंडुलम मतलब एक m मास का बॉल, ओके, जो L लेंथ का है, और इसको हम ऐसे से घुमा रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो ये जो है ये सेमी सर्कल है, यानी कि इसको हम लोग बेसिकली ऑसिलेशन ये बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि जिस केस में जो है थीटा है प्यारे बच्चे, थीटा क्या है, लेस देन 90, तो अगर बॉटम उस पॉइंट पर स्पीड 0 से तो ज्यादा हो और √2gl से क्या हो कम, तो उस सिचुएशन में पार्टिकल क्या करता है, ये पार्टिकल सिंपल केवल और केवल क्या करता है, ऑसिलेट करता है, और यहाँ तक ही पहुंच पाता है बस। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसकी लिमिट क्या होगी मेरे बच्चों, यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी, √2gl से कम या उसके जस्ट बराबर, तो ये यहाँ तक पहुंचना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब प्यारे बच्चों मजा आएगा तब जब आपने लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी कर दी, याद होगा आपको, √5gl। कमाल की बात यह है कि इसमें मास का कहीं जिक्र नहीं आ रहा, यानी कि इसका मतलब आप हाथी, चींटी, घोड़ा जिसको भी बांध के घुमाएं,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो फिक्स वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है, यानी कि जो Vn की वैल्यू है मेरे बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 5gl है। V ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5gl में पार्टिकल हमेशा क्या करेगा, वर्टिकल सर्कल पूरा करेगा। और कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5gl होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितनी हो जाए, अंडर रूट 5gl। प्लीज आप इस रिजल्ट को क्या करें, ध्यान रखें। इससे एसोसिएटेड मेरे बच्चों 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड हुई अगर वो 5gl हुई, क्या हुई, 5gl मिनिमम स्पीड हुई, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा इस पर जो स्पीड आएगी हाईएस्ट पॉइंट पर वो रूट gl आएगी। क्या जाएगी, रूट gl। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या जीरो होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो होती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों। इन वाले जो पॉइंट्स होंगे, इन वाले पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज अंडर द रूट ऑफ 3gl, ओके। और इस पॉइंट पर यानी कि मिडिल पॉइंट इसको कह सकता हूँ, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट 3gl होगी। रिजल्ट याद रखें। इन वाले पॉइंट्स पर जो टेंशन होगी प्यारे बच्चों, दैट टेंशन इज इक्वल्स टू 3mg। यहाँ भी टेंशन कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3mg। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी आ जाएगी, 6mg, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, 0। तो प्लीज इस रिजल्ट्स को आप लोग याद रखें कि भाई ऐसे 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 मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब अगर बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट केस की, अगर वेलोसिटी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट अंडर रूट 2gl से तो ज्यादा है और अंडर रूट 5gl से क्या है, कम, यानी कि सर इस सिचुएशन में अंडर रूट 2gl से तो ज्यादा और अंडर रूट 5gl से क्या है, कम, यानी कि सर इसका मतलब अंडर रूट 2gl से ज्यादा यानी कि यहां से तो ऊपर चली जाएगी, 5gl से है कम यानी कि इसका मतलब यहां कहीं होगी। तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में जो स्ट्रिंग होती है यहां कहीं इसकी टेंशन क्या हो जाती है, 0, लेकिन इसकी इस समय वेलोसिटी 0 नहीं होती। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिंग क्या कर जाती है, स्लैग कर जाती है और स्ट्रिंग स्लैग करके एक प्रोजेक्टाइल पाथ को बनाती है। किस पाथ को बनाती है, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को क्रिएट करती है। और अब ये पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल पाथ पर क्या करता है प्यारे बच्चों, मूव करता है। अक्सर कंपटीशन में इस पॉइंट के ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट्स तो सब आपको अच्छे से याद रहते ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पर एम्फेसिस करेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहा हो तो वो कौन सा थीटा है वर्टिकल के साथ, जिस थीटा पर पार्टिकल क्या करता है, स्ट्रिंग की में टेंशन को 0 करने के कारण क्या करता है, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस पॉइंट P पर प्यारे बच्चों वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इस थीटा की वैल्यू मुझे क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, वो कितना होगा। तो मैं आपको बताता हूं। अब अपन इसी वाली सिचुएशन की सीधे सीधे बात करेंगे। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों अपने को क्या करना होगा, दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पर जो cos थीटा होता है याद रखें, VL स्क्वायर माइनस 3gr अपॉन 2gr, सॉरी 2gr अपॉन 3gr। प्यारा सा रिजल्ट है, बहुत ही आपकी मेहनत बचने वाली है। ये वो थीटा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ, जिस पर स्ट्रिंग क्या कर जाती है, स्लैग कर जाती है। ध्यान रहे थीटा हमेशा किसके साथ बनाना है प्यारे बच्चों, वर्टिकल के साथ। और इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी होती है जिस पर स्ट्रिंग स्लैग कर जाती है, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों अंडर रूट gr cos थीटा। क्या क्लियर है। आइए इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्या करते हैं क्वेश्चन। ये तब लगेगा जबकि वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट 2gl से तो क्या होगी, ज्यादा, और अंडर रूट 5gl से क्या होगी, कम। तो इस सिचुएशन में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन न फॉलो करते हुए बल्कि किसी पॉइंट पर क्या करेगा, स्ट्रिंग को स्लैग करने के कारण प्रोजेक्टाइल पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आइए करते हैं इसके ऊपर सवाल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पार्टिकल जिसका मास 1 kg है, इसको रूट 38 मीटर पर सेकंड से क्या किया गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट से फेंका। इसके रेडियस कितने हैं, 1 मीटर। वैसे भी मास से में कोई लेना देना नहीं होता। तो सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर पाथ को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, वर्टिकल सर्कल पाथ पूरा करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो में आपको जवाब देना है। फिर आपसे पूछा यदि नहीं, देन एट व्हाट थीटा स्ट्रिंग विल गेट स्लैग, तो किस थीटा पर स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी। और फाइंड V मिनिमम ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट मोशन एंड H मैक्स ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट मोशन। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ सवाल है। ताबड़तोड़ इसलिए नहीं कि भारी है, ताबड़तोड़ इसलिए कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हमें यूज करने होंगे। पहली बात तो रेडियस कितने प्यारे बच्चों, 1 मैं जानता हूँ। सर्कुलर पाथ
कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए, अंडर रूट 5gl, यानी कि अंडर रूट अगर n कितना है 1 तो इसको रिक्वायर कितनी है रूट 50, जबकि इसके पास कितने रूट 38, इसका मतलब ये कम है, अगर ये कम है तो इसका मतलब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, यानी कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो इसकी वेलोसिटी है जो रूट 38 है, क्या प्यारे बच्चों ग्रेटर देन अंडर रूट 2g है, यस। अगर ये ग्रेटर देन अंडर रूट 2g है तो इसका मतलब ये आधे सर्कल को पूरा करके कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पहुंचने के बाद इस एंगल थीटा पर ये स्ट्रिंग क्या करेगी, स्लैग करेगी, यानी कि इसके अंदर टेंशन क्या होगी 0, एंड देन इट विल फॉलो ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मुझे इस पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये थीटा बताना है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। तो पहला आंसर क्या हुआ, ये सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, यस ओके। अब किस थीटा पर स्ट्रिंग विल गेट स्लैग, ये थीटा मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो याद करो cos थीटा के लिए वैसे तो बहुत मेहनत है एनर्जी का फॉर्मूला लगाने की, आप क्या करें सीधे याद रखें प्यारे बच्चों, दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू VL स्क्वायर माइनस 2GR अपॉन 3GR, जहाँ थीटा कहाँ से है, वर्टिकल से। VL कितना है प्यारे बच्चों 30 है, ये 20 डिवाइडेड बाई 30 से मेरे पास cos थीटा आ जाएगा। सो दिस cos थीटा इज व्हाट, सब्स्टिट्यूटिंग बाई 30, यानी कि दिस वुड बी 3/5। तो प्यारे बच्चों 3/5 का मतलब मेरे पास जो cos थीटा होगा वो हो जाएगा cos 53 डिग्री से, दैट थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री, यानी कि इसका मतलब ये 53 डिग्री पर स्ट्रिंग विल गेट स्लैग। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि इसका मतलब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, माना एक पॉइंट कौन सा पॉइंट है P, तो पॉइंट P पर जो वेलोसिटी होगी दैट VP इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ RG cos थीटा, ओके। यानी कि ये कितना है 1, ये कितना है 10, और ये मेरे पास आ गया कितना cos 53, और cos 53 कितना होता है प्यारे बच्चों, दैट cos 53 इज इक्वल्स टू 3/5, तो इट कम्स आउट टू बी यस अंडर रूट 6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी आ गई है, ओके। मेरे पास इस पॉइंट पर टेंशन 0 करंट थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। अब मुझसे पूछ रहा है V मिनिमम निकालो ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन और मैक्सिमम हाइट निकालो ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। तो प्यारे बच्चों इन वाले दोनों नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन एंड V मिनिमम। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ कहीं पहुंचा और सर्कल होता तो ऐसे जाता, लेकिन अब ये कुछ इस तरह से जाएगा। प्यारे बच्चों ज्योमेट्री से ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल आपको दिख रहा है ये VP है, अब ये इसके ऊपर जाएगा और प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर सब बच्चे जानते हैं वेलोसिटी कितनी होती है VP cos थीटा। तो ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम ये होगी, तो यानी कि दिस V मिनिमम इज इक्वल्स टू VP cos थीटा। थीटा मेरे पास है, VP मेरे पास है, तो मेरे पास आंसर आ गया V मिनिमम का। कैसे, दैट V मिनिमम इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों VP cos थीटा, दैट VP इज रूट ऑफ 6 cos थीटा यानी कि cos 53 डिग्री, तो रूट 6 इंटू 3/5 से 3 रूट 6/5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये लेंथ कितनी है सर, ये लेंथ है L, ये थीटा, तो ये लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों L cos थीटा, और प्रोजेक्टाइल में ये है H max। क्या क्लियर है? तो ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन दिस मैक्सिमम हाइट वुड बी व्हाट, दिस मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू, या यहां से लिख देता हूं दिस मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ये आ जाएगा L प्लस L cos थीटा, और ये मेरे पास क्या होता है H max सर VP स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। प्यारे बच्चों ये मैं जानता हूँ, मैंने सीखा है प्रोजेक्टाइल मोशन से। L यानी कि लेंथ होगी कितने मीटर 1 मीटर प्लस 1 cos 53 डिग्री, VP की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों रूट 6 का आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 53 डिग्री बाई 20। क्या मेरी बात क्लियर है? आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। आइए करते हैं एक और सवाल। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिए, ये सिंपल पेंडुलम वाला कंसेप्ट नहीं है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ओ ट्यूब यूज कर रहे हैं। यू ट्यूब सुना होगा, ये ओ ट्यूब है। ओ ट्यूब मतलब ये होता है इस तरह की ट्यूब होती है जिसमें पार्टिकल को सपोर्ट रहता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है
है ना, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। तो यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है प्यारे बच्चों, वहां चाहिए था √5gl, लेकिन यहाँ किससे काम चल जाएगा, यहाँ काम चल जाएगा मात्र √4gl में। जब आप पार्टिकल को √4gl से फेंकते हैं तो √4gl सफिशिएंट होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों वो कितनी होती है, 0। उसके बाद ये नीचे अपने आप ही पहुंच जाता है। लेकिन होता क्या है कि पार्टिकल पहले आउटर सरफेस पर चलता है, लेकिन पहले जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है, और फिर यहाँ पर आकर के नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाती है, इस इंस्टेंट पर 0 हो जाती है, जैसे वहां टेंशन 0 होती थी। तो कितने थीटा पर सेम रिजल्ट, दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू VL² माइनस 2gr/3gr, जहां r क्या है प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस है, इससे मेरे पास थीटा निकल जाता है। इस पॉइंट पर मेरे पास वेलोसिटी भी कितनी होती है, √rg cos थीटा होती है, और नॉर्मल की डायरेक्शन इसी थीटा के बाद क्या हो जाती है, चेंज। पहले क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, फिर यही नॉर्मल रिएक्शन कहां लगने लग जाता है, बाहर की तरफ लगने लग जाता है। लेकिन ये वर्टिकल सर्कल नहीं छोड़ता, क्योंकि प्यारे बच्चों रस्सी में अगर आप देखें, अगर एक बार रस्सी क्या करेगी, स्लैक करेगी, तो फिर तो टेंशन क्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा ना, यहाँ नॉर्मल 0 होने के बाद दूसरी सरफेस क्या करती है, उसको एक नॉर्मल दे देती है, जिससे वो सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है। तो ये वाला जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इनवर्स नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल कौन सा नॉर्मल है, ये आउटवर्ड्स नॉर्मल है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे पास स्पीड भी आ गई है, 0 है, फिर थोड़ा सा वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहती है, लगभग 0 नहीं होती, तो ये अपने आप नीचे आता है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता है। सेम वुड हैपन इफ देयर इज अ मासलेस रिजिड रॉड। मासलेस रिजिड रॉड के किसी एंड पर कितने मास का, m मास का कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करना चाहता है, रॉड है, रिजिड रॉड है, टेंशन के 0 होने की टेंशन नहीं है, तो ये भी क्या करता है, √4gl पर वर्टिकल सर्कल पूरा कर जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, काफी है वहां तक पहुंचने के लिए, फिर अपने आप ये क्या आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर एक बाउल हो जिसके अंदर m मास का पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन यानी कि परफॉर्म कर रहा हो, तो इट इज द सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसको भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितना रिक्वायर्ड होता है, √5gr, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसको कितना रिक्वायर्ड होता है, √gr। क्या मेरी बात क्लियर है? और इन पॉइंट्स पर तो आप सभी जानते ही हैं सर, √3gr, और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी होगी प्यारे बच्चों, ये वेलोसिटी भी कितनी होगी, √3gr। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, उनका रिलेशन और इक्विलिब्रियम, और इसके बाद थोड़ा सा पावर। क्लियर है? और फिर हमारा चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बस तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कवर करके लाऊं, ताकि मैं कोई भी चीज ना छोड़ूं, ताकि उन जो छोटे छोटे पॉइंट्स उनको तो अपन कवर करें। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, इट इज बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन, चेंज इन ओरिएंटेशन, है ना। जब आप तीर को क्या करते हैं, बॉ को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेच आता है, उसकी वजह से उसके अंदर वर्क डन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से आप जब भी कभी क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो वो वर्क डन जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आइए प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट्स की चर्चा करें। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर हो सकती है, ओके, स्केलर ही होती है, हो सकती है क्या, स्केलर ही होती है ना। दूसरा यूज इसको डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसा नहीं था। ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफाइंड होती है। याद रख सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, केवल किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कैसे फोर्सेस के लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हम धीरे धीरे डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते ही हैं। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पर ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? तो मैं कह रहा हूँ फिर अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल कौन सा लेवल, रेफरेंस लेवल, ये एक टर्म आने वाली है, आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। रेफरेंस लेवल हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल से कुछ लेना देना नहीं। आप लोगों को याद होगा, जैसे स्ट्रिंग में नेचुरल लेंथ मानते हैं, अर्थ के ऊपर अपन क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल को रेफरेंस लेवल मानते हैं।
आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कहते हैं इन्फिनिटी से किसी पार्टिकल को लाने में वर्क डन किया जाता है तो उस इन्फिनिटी को रेफरेंस लेवल मानते हैं। तो बेसिकली जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये कभी भी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड नहीं करता। बहुत प्यारा ऑब्जेक्टिव सा सवाल है, अभी मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं तो वी मस्ट डिफाइन रेफरेंस लेवल। तो हम हमेशा क्या करते हैं, रेफरेंस लेवल डिफाइन करते हैं। और रेफरेंस लेवल कुछ भी हो सकता है, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। और पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट बेसिक डेफिनेशन इज डेल्टा यू, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। प्यारे बच्चों, आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन में कुछ चेंज करते हैं तो आपको ये बताना होता है कि वो इनिशियली क्या था, तभी तो आप चेंज की बात कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं यार दो चार्जेस है प्यारे बच्चों, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब जरा छोड़ो, क्या भागने की कोशिश करेंगे। यस सर, मान लीजिए आपने किसी स्प्रिंग के सिस्टम को, ये स्प्रिंग की क्या थी, लेंथ थी, आपने इसे कंप्रेस करके छोड़ा। अरे भाई ये इस समय एक स्टेट है, लेकिन आप इसे यहाँ कैसे लाए, यहां से लाए, यहां से लाए, यहां से लाए। ये चार्जेस अभी r पर है, आप यहां से लाए, यहां से लाए, यहां से लाए, तो ये बताना पड़ेगा ना। इसलिए हम कभी भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, चेंज डिफाइन करते हैं। एंड दिस चेंज इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। थोड़ी सी लंबी कहानी है, क्रैश कोर्स है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बहुत कम से कम इससे कनेक्शन रखने का। प्यारे बच्चों, ये पार्टिकल ए से चल करके कहां पहुंचा है, बी पर। मैंने कहा कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है यू, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू बी। तो ये फाइनल हुई, ये क्या हुई, इनिशियल। और वर्क डन, जो भी फोर्स हो रहा है, जो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा होगा, इस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा ए से बी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज वर्क डन इनिशियल टू फाइनल। अब फाइनल पोजीशन क्या है, बी, यानी कि ये हुआ यू बी। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, यानी कि ये हुआ यू ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव। कहां से कहां तक, प्यारे बच्चों, ए से लेकर के बी तक। अगर मैं ये कैलकुलेट करने में सफल हुआ, जो कि बहुत आसान काम है, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर इस सिचुएशन में लिख सकता हूं क्या, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी। ए से बी तक का वर्क डन निकालें तो मैं क्या कर सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं। वर्क डन निकालने में तो अब आप एक्सपर्ट हो गए, कितने सारे वर्क डन आपने प्यारे बच्चों कैलकुलेट किए हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग केवल कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, तो अक्सर मैं या तो ग्रेविटी की बात करूंगा या स्प्रिंग फोर्स की बात करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो इन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन का कैसा साइन, नेगेटिव साइन, मुझे हमेशा प्यारे बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। और अगर मुझे बी पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी प्लस यू ए। यानी कि मैं बी पर पोटेंशियल एनर्जी तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि मुझे ए पर पोटेंशियल एनर्जी ना पता हो। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ए, और मैं इसी को क्या मान लेता हूं, रेफरेंस लेवल मान लेता हूं। तो जो मैं पॉइंट आपसे बोल रहा हूं, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। यस, केवल और केवल वर्क डन निकालोगे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहें कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको किसी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ना पता हो। क्या प्यारे बच्चों, मेरी बात क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं, जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो याद है सबसे पहले क्या करते हैं, रेफरेंस लेवल को जीरो मानते हैं। यस सर, यानी कि आपने जीपी को क्या मान लिया प्यारे बच्चों, जीरो। बस, अब कुछ नहीं करना। ए से बी तक का वर्क डन ग्रेविटी का सर माइनस mgh। कैसा, माइनस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh हो जाएगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखने का तरीका होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, mgh बोलते हैं बेसिकली। उसमें सबसे पहला काम रेफरेंस लेवल होता है, जहां पर रेफरेंस लेवल आप क्या मानते हैं, जीरो, है ना, उसको आप जीपी जीरो बोलते हैं। प्यारे बच्चों, उसके ऊपर वाले जो भी टर्म्स हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, mgh। पाथ की तो टेंशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके नीचे माइनस, प्यारे बच्चों इसके लिए mgh3 और इसके लिए माइनस mgh4। क्या क्लियर है? एक बार चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे ये mgh1 आ सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, बी। तो जब मैं क्या करता हूँ, ए से बी की तरफ चलता हूँ, पाथ क्या है, ए से बी, तो फाइनल क्या हुआ, यू बी। इनिशियल क्या हुआ प्यारे बच्चों, यू ए, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ए टू बी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दैट डेल्टा यू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी।
है ना, ये क्या आता है बी ए बी टेस्ट मैंने पहले बताया था। अब मैंने कहा यू बी ए से बी तक का वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि mgb कहाँ लग रहा है नीचे और h1 भी कहाँ लग रहा है नीचे, तो क्या ub माइनस ua इज इक्वल्स टू माइनस mgh1। तो प्यारे बच्चों बी पॉइंट पर यानी कि सॉरी ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी ua होगी दैट ua इज इक्वल्स टू mgh1 प्लस ub आ रहा है, ये उधर चला गया ये इधर चला गया। अब आप देखो ए पर पोटेंशियल एनर्जी में तब तक नहीं लिख सकता जब तक मुझे बी पर ना पता हो, और स्टैंडर्ड लेवल है अर्थ पर यूबी को क्या माना जाता है 0, जो कि रेफरेंस लेवल है। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर आ गया है mgh1। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। इसी तरह से स्प्रिंग की बात करते हैं प्यारे बच्चों। स्प्रिंग में तो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव ही होती है। तो बस कुछ नहीं करना, कंप्रेशन इलोंगेशन से कोई मतलब नहीं है। मान लो मुझसे कह रहा है ए पर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ये आ गई, बी पर लिखो प्लस हाफ x बना गई, इस सी पर लिखो कितनी आ गई। अब आप वर्क डन लिख सकते हो, मुझे लिखना है वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक का। तो क्या मैं जानता हूँ सर यू बी माइनस यू ए इज माइनस ए टू बी, यस सर। तो क्या प्यारे बच्चों ए टू बी जो होगा क्या वो माइनस इधर आकर के यू माइनस यू बी हो जाएगा। यूए कितना है प्यारे बच्चों, सर यूए कितना है 0 माइनस यू भी कितना है हाफ ई एक्स वर्ग का स्क्वायर। तो क्या मैं ए से बी तक का वर्ग निकाल सकता हूँ, यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन ऑफ स्प्रिंग कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो मैंने शुरुआत में भी आपको यही से बताया था, ताकि हम लोग इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे बच जाएंगे। अच्छा एक बहुत बढ़िया सवाल मुझे और ध्यान आ रहा है, आइए जरा उस पर भी चर्चा करें। थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। क्या है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, दैट अगर आपसे कह रहा है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या है माइनस डब्ल्यू सी, ध्यान देना प्यारे बच्चों, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस डब्ल्यू सी। अब आपसे कह रहा है कि भाई अगर मान लो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव, यानी कि ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो क्या है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज व्हाट नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगा इसका मतलब यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। क्या मेरी बात क्लियर है। तो एक छोटा सा प्यारा सा सवाल यहाँ पे बन सकता है एक और, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो प्यारे बच्चों यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज माइनस माइनस यानी कि प्लस, इसका मतलब यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल, इसका मतलब दैट पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ऐसे मैं वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के रिश्ते के साथ बहुत सारे छोटे छोटे सवालों को प्यारे बच्चों बता सकता हूं, क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिठाता है। फिर बोल रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, रेफरेंस लेवल चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम लोग क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर क्या कर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब प्यारे बच्चों फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से जब मेरे पास क्या आ जाता है रिलेशन आ जाता है, तो फिर मैं इक्विलिब्रियम पे चर्चा कर पाऊंगा। तो प्यारे बच्चों रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर मुझे कभी भी पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो मैं फोर्स क्या कर सकता हूँ कैलकुलेट कर सकता हूँ माइनस डेल यू। प्यारे बच्चों डेल ऑपरेटर से भी पहले भी हमारा परिचय हो चुका है, फिर भी ध्यान रखें ये डेल जो ऑपरेटर होता है ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड, है ना। और ये क्या होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। नहीं पता हो तो किसी मैथ्स वाले से पूछ सकते हैं, मेडिकल वाले बच्चे। ये डेल बाई डेल एक्स आई कैप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब ये यू के साथ ये ऑपरेट करते हैं तो इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। ध्यान रखिए फोर्स एक वेक्टर होता है, इसलिए आई जे के तो हर हाल में आता है। अब मुझसे कह रहा है यार पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या कैलकुलेट कीजिए फोर्स। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फोर्स निकालना, सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालता हूँ। प्यारे बच्चों डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब होता है वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो उनके डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे 0, तो रिजल्ट क्या जाएगा 2x। क्लियर है। फिर आप निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई में ऑब्वियस है ये मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x और z को क्या ट्रीट करूंगा कांस्टेंट, तो ये दोनों 0 जाएंगे 2y आ जाएगा, और डेल यू बाई डेल z क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 0 0 2z आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसका साकिनाका i के साथ, इसका साकिनाका j के साथ और इसका k के साथ, और साथ में क्या लगाना है माइनस साइन, देन आई गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर है।
दूसरा सवाल देखें, दैट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और मुझसे कह रहा है अगेन फोर्स कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहला काम मुझे फोर्स निकालना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालता हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स मतलब ये हुआ कि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। किसको कॉन्स्टेंट्रेट करना है? y को। तो पहले इसका क्या हुआ, साइन का कॉस एक्स प्लस वाई, प्यारे बच्चों x का 1 और y का कितना हो गया 0, क्लियर है। फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालूंगा, फिर से सेम, इसका जाएगा cos x प्लस वाई, x का 0 क्योंकि कांस्टेंट और y का कितना हो गया 1, इसको किसके साथ, i के साथ, इसको j के साथ लगा के माइनस साइन इस तरह से लिख दूंगा। वैल्यू पूछ रहा था किस पर, 0,π/2 पर। यहाँ पे प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू रख दीजिए 0,π/4, सॉरी 0π/4। जब यहाँ 0π/4 रखेंगे तो यहाँ जाएगा cos π/4 i कैप, और यह जाएगा cos π/4 j कैप। प्यारे बच्चों i कैप j कैप कैंसिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/√2 i कैप माइनस 1/√2 j कैप। क्या क्लियर है? तो ये मेरे पास इस तरह से, अगर मुझे क्या दिया हो, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन और मुझसे फोर्स पूछे तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम से है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप सभी समझते हैं नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। लेकिन नेट फोर्स जीरो होने से आप एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का नेचर नहीं बता सकते, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होती है तो प्यारे बच्चों उसके तीन तरह से नेचर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे आप देखें, एक बॉल इस बॉल में कुछ इस तरह से रखी है, ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये भी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और ये भी बॉडी क्या है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में। कमाल की बात है, तीनों ही केस में जो फोर्स है वो कितना है, जीरो, क्योंकि बॉडी पर जो फोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं, बैलेंस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो बॉडी है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेबल मतलब अगर आपने इसको हल्का सा इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो ये वापस आ जाती है, इधर डिस्प्लेस करेगा तो इधर आ जाएगी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, साफ साफ कह रहे हैं भैया, छूना ना छूना ना। अगर आपने इसको छू दिया ना तो छूना ना से गड़बड़ हो जाएगी, मेरे दोस्त। हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो बॉडी भाग जाएगी, यानी कि कैसे इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों आगे जाके आप एसएचएम पढ़ेंगे तो एसएचएम एक्चुअल में सारी की सारी कहानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की ही कहानी होती है। और तीसरा प्यारे बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, आप बॉडी को जहां भी ले जाकर के रोकेंगे हमेशा उस पर फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो ये तो नई बात क्या है सर, तीनों में तो फोर्स क्या है, जीरो। तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई एक्चुअली द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों इस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को जज करने का जो दूसरा तरीका होता है प्यारे बच्चों, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। मैं जानता हूं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का जो रिश्ता है वन डायमेंशन में, किसमें, वन डायमेंशन में प्यारे बच्चों ये होगा, क्योंकि फिर y और z वाली टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो। तो दैट f इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dx आई कैप। तो अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब du बाई dx भी क्या है, जीरो। प्यारे बच्चों du बाई dx का मतलब होता है स्लोप। कौन से ग्राफ का, यूएक्स ग्राफ का स्लोप जहां पर जीरो है वो सारे पॉइंट किसके पॉइंट है, इक्विलिब्रियम के। तो अगर ये कोई u वर्सेस x का ग्राफ हो, किसका ग्राफ हो, u वर्सेस x का, तो देखो इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, जीरो, इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, जीरो, इस पॉइंट्स पर भी स्लोप क्या है, जीरो। तो इन पॉइंट्स x1, x2 और x3 पर तीनों पर फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन तीनों पर आप पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये जो ट्रैपिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है सर, ये गड्ढा है। अगर ये गड्ढा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। गड्ढा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, चोटी मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और प्यारे बच्चों इसका तरीका होता है चेक करने का कि जो ये डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव अगर है निगेटिव, क्या है सेकंड डेरिवेटिव, निगेटिव, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है सर, ये होता है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप देख रहे होंगे शायद प्यारे बच्चों, ये वाला जो कि पॉजिटिव है ये कैसा इक्विलिब्रियम सर, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जीरो मतलब कैसा इक्विलिब्रियम, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह के प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम हो। तो किसी क्वेश्चन में आप ऑब्वियसली u वर्सेस x कर्व को देख के बता सकते हैं कि नेचर कैसा होगा सर, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर आपको कोई इक्वेशन दी हो मैथमेटिकल और उसमें आपसे पूछे यार कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम, तो वी हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको u वर्सेस दिया होता है तो सबसे पहले du बाई dx निकालो, फिर du बाई dx को क्या करो, जीरो करो, उससे आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। फिर आप क्या करो, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, और डबल डेरिवेटिव को चेक करो क्या वो ग्रेटर देन जीरो है, क्या वो लेस देन जीरो है, क्या वो इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लेस देन जीरो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ग्रेटर देन जीरो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। आइए प्यारे बच्चों इसके ऊपर करते हैं कुछ सवाल। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको दिया है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x, ओके।
तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्स एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम, वो एक्स की वैल्यू बताइए जहां पर इक्विलिब्रियम हो, एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आपको यू दिया है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, du by dx आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा 3x², ये 27 आ जाएगा। फिर आप सभी जानते हैं क्या स्टेप बताया था सर ने कि du by dx को क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप इसको 0 पुट करेंगे तो 0 = 3x² - 27 आ जाएगा। यहाँ से इसको इधर, यहाँ दो खास बात है, जैसे आप 3 लिखते हैं तो इस बार 3 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, +-3 लिखेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे 2 रूट आएंगे। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू होगी, 2, एक +3 और दूसरी क्या है मेरे बच्चों, -3। फिर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, इस वाली इक्वेशन को। क्लियर है? तो जब आप इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt/dx² कहलाता है, यह आ जाएगा 6x, 27 का क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0। अब ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, अब इसको इन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे, इन 2 पॉइंट्स पर। किन पॉइंट्स पर, जहां पर ये 0 था, यानी कि जहां पर फोर्स क्या थी, 0। तो मैंने पहले x को +3 रखा, जैसे x को +3 रखता हूं तो ये पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब +3 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर मैं x को क्या रखता हूं, -3, तो ये नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, दैट u = 12x - x³। फिर आपसे कह रहा है फाइंड x एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम, ओके, एंड आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले du by dx निकालें, 12 यानी कि 12 - 3x²। फिर यहाँ से du by dx को 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 2 वैल्यू आई, +-2। फिर इस वाली इक्वेशन को दोबारा फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -6x आ जाएगा। प्यारे बच्चों जब +2 रखेंगे तो +2 रखने पर -12 नेगेटिव मतलब अनस्टेबल, और जब यहाँ पर रखेंगे -2 तो ये इसका मतलब +2 और +12 यानी कि स्टेबल। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी पोजीशन पर एसएचएम करेगा, तो एसएचएम कौन सी पोजीशन पर करता है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल। इसलिए मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ, ये वाला आंसर -2 इज द करेक्ट वन फॉर द एसएचएम। क्या क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स में रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आइए एक सवाल और करते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट्स एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया, अब तक आपको यू वर्सेस एक्स दिया था, और ये कौन सा कर्व है, एफ वर्सेस एक्स। इसलिए ध्यान रखें ग्राफ आपको कौन सा दिया है, इसमें आपको x1 x2 पॉइंट पर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है x1 x2 पर ही क्यों पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि ये x1 पर भी फोर्स का 0 और x2 पर भी फोर्स क्या है, 0। तो इसका मतलब 2 ही इक्विलिब्रियम होंगे, यहाँ और यहाँ। प्लीज कंफ्यूज ना हो, यहाँ चोटी देख करके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना लिखे, वो u वर्सेस x में होता है। ये कौन सा ग्राफ है, ये प्यारे बच्चों f वर्सेस x का ग्राफ है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, इस पोजीशन x1 पर और x2 पर मुझे इक्विलिब्रियम बताना है। मैं जानता हूं तो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों -du/dx। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब यहां से पता लग रहा है इस वाले पॉइंट पर स्लोप एट x1 द स्लोप इज पॉजिटिव, एट x1 स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, df/dx पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में है प्यारे बच्चों, f वर्सेस x के। तो f वर्सेस x के बीच में अगर ग्राफ है तो इसका मतलब df/dx क्या होगा, पॉजिटिव। अब df/dx पॉजिटिव है, f को लिख सकता हूं ये, तो प्यारे बच्चों dy/dx, f को क्या लिख सकता हूं, क्या -du/dx लिख सकता हूं, यस सर। तो इसका मतलब सर ये आ गया -dtu/dx²। क्या क्लियर है? तो यानी कि जो df/dx है एक्चुअल में वो df/dx नेगेटिव ऑफ दिस है। तो यानी कि सर आपकी क्या गणित लगा रहे, कुछ नहीं, बस हो गया काम। तो dtu/dx² इज व्हाट, दिस इज सिंपली -df/dx। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? जब x1 की बात करते हैं तो x1 पर df/dx क्या है, पॉजिटिव। x1 पर df/dx क्या है, पॉजिटिव। जब ये टर्म पॉजिटिव है तो क्या dtu/dx² क्या हुआ, सर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कैसा, इक्विलिब्रियम, सर अनस्टेबल। जबकि बात करते हैं किसकी प्यारे बच्चों, x2 की, तो x2 पर जो स्लोप है क्या वो नेगेटिव है, यस सर। यानी कि सर df/dx इज व्हाट, सर नेगेटिव। तो इसका मतलब इस केस में dtu/dx² क्या होगा प्यारे बच्चों, सर ये होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस क्या है, प्लस। तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा।
तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एफ वर्सेस एक्स में भी क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। आप याद रखें एफ वर्सेस एक्स में अगर स्लोप कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब अनस्टेबल, और स्लोप कैसा है प्यारे बच्चों नेगेटिव, तो इसका मतलब स्टेबल। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, यानी कि x1 पर कैसा होगा अनस्टेबल, जबकि x2 पर कैसा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके प्यारे बच्चों, इस टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। आपने बहुत पेशेंस के साथ लेक्चर को देखा। बस मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा और इस पर ध्यान दें। इसमें हम लास्ट में बहुत बढ़िया एक फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, जिससे आपके पावर के जितने क्वेश्चन अटकते थे वो आपके सारे के सारे सॉल्व होंगे। तो प्लीज इंतजार करें। प्यारे बच्चों, पावर सभी जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। इसको सीधे सीधे शब्दों में समझने के लिए समझें। एक मशीन 100 जूल वर्क करती है 10 सेकंड्स में। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में 100 जूल वर्क करती है। एक दूसरी मशीन भी 100 जूल वर्क करती है 1 सेकंड में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इनमें से कौन सी मशीन बेटर है? तो आपका क्या जवाब होगा? सर ऑब्वियसली ये वाली मशीन बेटर होगी। क्यों? क्योंकि 100 जूल वर्क 1 सेकंड में परफॉर्म करती है। इसलिए प्यारे बच्चों, पावर को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बर्डन से काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम जो रियल डायमेंशन में वर्क करते हैं वो हमारी डायमेंशन टाइम होती है। जिन जिन डायमेंशंस में टाइम क्या लग रहा होता है, कम लग रहा होता है, हमें वो डायमेंशंस बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि टाइम भी अल्टीमेटली हमारा एक पैसा है, हमारा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, हमारी पूंजी है। तो हम चाहते हैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग आउटपुट मिले। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं। तो हम लोग वर्क अपॉन टाइम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वर्क अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो इसका जवाब तो क्या होगा? विच मशीन इज बेटर? सर मशीन 2 इज द बेटर मशीन इन कंपैरिजन टू द वर्क। क्या बेटे प्यारे बच्चों, बात क्लियर है? फिर बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है? वाट और हॉर्स पावर होते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, और 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर हो जाता है। प्यारे बच्चों, पावर हमारे पास दो तरह की पावर होती है। ये है हमारे पास एवरेज पावर। कौन सी पावर? एवरेज पावर। क्योंकि रेट दो तरह के रेट होते हैं। दैट इज द टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। दिस इज द एवरेज पावर, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? dw/dt लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, dw को लिख सकता हूँ f.ds, और ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ध्यान रहे। और चूंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए पावर को क्या कह सकता हूँ? स्केलर क्वांटिटी कहता हूँ। आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, force is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, velocity is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। क्या कैलकुलेट कीजिए? पावर। तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में सब बच्चे जानते हैं दैट पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? f डॉट b। तो f डॉट b से प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल 2 2 जा 4, i को i के साथ, 3 को 3 के साथ, और 4 को 4 के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो 4 + 9 + 16 it comes out to be what? It comes out to be 29 watt। तब जबकि फोर्स मुझे किसमें दिया है? न्यूटन में, और वेलोसिटी मुझे किसमें दिया है बच्चों? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल जिसका मास m, इसको हमने कितनी स्पीड से? u स्पीड से थ्रो किया। कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो आपसे कह रहा है फाइंड पावर ऑफ एनर्जी एट टाइम। इसी टाइम टी पर क्या कीजिए? इस एनर्जी की पावर कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहली बात क्या है प्यारे बच्चों? एनर्जी का हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। यस सर। तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 0i कैप माइनस mg j कैप। क्लियर है? किसी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल यहाँ है ना, और उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है प्यारे बच्चों कि इसका ये vx होता है, और ये क्या होता है? vi। तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ vx i कैप और vy j कैप। तो इस vx को क्या लिख सकता हूँ? सर ये हमेशा ux ही रहता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि सर दिस इज ux i कैप, और इसको लिख सकता हूँ uy माइनस gt j कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों? ux को लिख सकता हूँ u cos थीटा i कैप, और uy को क्या लिख सकता हूँ? u sin थीटा माइनस gt j कैप। क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर। कब? किसी टाइम t पर। यहाँ मेरे पास फोर्स आ गया, दोनों का क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट, मेरे पास पावर आ जाएंगी। सो दैट पावर इज f डॉट v। तो प्यारे बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये वाला इसके साथ चला गया। तो दैट पावर इज माइनस mg u sin थीटा माइनस gt। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ, जबकि mg के बारे में चर्चा हो रही हो। आगे बढ़े।
हेलो कबीर, आइए मिलिए अपने इस नए टीचर से। देखिए इसका कितना इम्पोर्टेंट टाइम लेकर के हम लोग काम करते हैं। हेलो कबीर, हेलो हेलो कबीर, थैंक यू। प्यारे बच्चों को मैं जो आर्टिकल कर रहे हैं बहुत छोटे समय में बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, और यही वो दिक्कत है जहाँ पे हमसे क्वेश्चन नहीं होता पावर का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पावर के ये सारे आर्टिकल में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 से 6। आइए पहले बता दूं मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। प्यारे बच्चों पहले बात करेंगे कांस्टेंट फोर्स की। किसकी? कांस्टेंट फोर्स की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट रेट यानी कि कांस्टेंट पावर की। क्वेश्चन को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिए कि पावर कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है। तो पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स की। तो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर फोर्स कांस्टेंट है किसी बॉडी पर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, किसी टाइम t बराबर t पर, प्यारे बच्चों t बराबर 0 पर, ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है s। फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। फोर्स कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो मैं जानता हूं कि फोर्स कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। एक्सेलरेशन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, कितना एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, सो दैट a इज इक्वल्स टू f बाय m। क्लियर है? तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर ट्वाइस as से a की वैल्यू f बाय m इनटू s। कमजोर दिल वाले लोग ऐसा नहीं कि ना देखें लेकिन मेहनत करें। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ गया प्यारे बच्चों। यहां से मेरे पास v और s में रिलेशन है, फिर मेरे पास v माइनस u इज इक्वल्स टू f बाय m इनटू t आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से आया है। मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, देखो फोर्स हो गया गायब। कहीं दिख रहा है फोर्स? कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि उसने तो बस कांस्टेंट फोर्स का और कट लिया। अब फोर्स गायब हो चुका है। जब मैं इसको ध्यान से सिंपलीफाई करूंगा तो सिंपलीफाई करके मेरे पास s बाय t इज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2 आ गया। यानी कि आपको s पता हो, t पता हो, v पता हो, u पता हो, और क्वेश्चन में क्या कहते हैं कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बात खत्म। तो आपको v और u दिया हो, s दिया हो, t पूछ सकता है, t और s दिया हो, v दिया हो, u पूछ सकता है। यानी कि इन 4 क्वांटिटी में कोई 3 दी हो तो चौथे के बारे में क्या कर सकता है? पूछ सकता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर आप इस जगह पे ध्यान दें, इस वाली पोजीशन पर ध्यान दें। कौन सी वाली पोजीशन पर? इस वाली पोजीशन पर। यहाँ पे भी 2 रिजल्ट, एक रिजल्ट तो लिख लिया आप लोगों ने। इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। इट इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। प्यारे बच्चों जब मैं बात करता हूँ इस वाले रिजल्ट को, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मान लो क्वेश्चन में u कितना हो 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये s आ जाएगा। अब ये टर्म क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब सर v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू s1 अपॉन s2। ये हमारी नजरों से बच जाती है रिलेशन, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू रूट s। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, क्या है कि v1 स्क्वायर अपॉन v2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ s1 अपॉन s2। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरे वाला रिजल्ट यहाँ से देखें, अगर इसमें भी 0 हो जाए तो क्या v प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा? यस सर। तो क्या v1 अपॉन v2 बराबर v1 अपॉन t। एक रिजल्ट मेरे पास ये आ जाए। लेकिन ये सारे के सारे रिजल्ट तब एक्ट करते हैं जबकि फोर्स कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? फोर्स। तो एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये। अब देखता हूँ पहचान पाते हैं कि नहीं। और एक मेरे पास क्या, v प्लस u बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई t। अब चलते हैं इस तरफ, जब पावर की बात करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, केवल क्या लिखा है? केवल लिखा है भैया कांस्टेंट रेट। f लग रहा था u से क्या हो गया अभी भैया? कांस्टेंट रेट है, स्पीड चेंज हो रहा, तो फिर इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा? नहीं, फोर्स वेरिएबल होगा, क्योंकि पावर होता है प्यारे बच्चों f इंटू वी। f इंटू वी। जरा सोचो, अगर v चेंज हो रहा है तो फिर f भी तो बदलेगा। क्यों? क्योंकि पावर को क्या रखना है? कांस्टेंट। इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से अपने को समझना होगा, देखते ही सवाल होने वाला है प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा ठीक है यार, पावर जानता हूँ एफ वी होता है, एफ को पी बाई वी लिख सकता हूँ, एम ए को पी बाई वी, फोर्स एम ए लिख सकता हूँ पी बाई वी। तो ए मेरे पास आ गया पी बाई एम इंटू वी। प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा ये, तो क्या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है? सर ये होना ही है। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक रिलेशन a1 अपॉन a2 बराबर v2 अपॉन v1 का, जबकि पावर क्या है? कांस्टेंट है। चलिए तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो a को क्या लिख सकता हूं? dv बाई dt। यस सर। एक्सेलरेशन को लिखने के 2 तरीके आप याद कीजिए, एक तो dv बाई dt होता है, एक प्यारे बच्चों vdv बाई ds भी होता है। तो एक्सेलरेशन को लिख दिया dv बाई dt। dv बाई dt को लिख सकता हूं प्यारे बच्चों p बाई mv। क्लियर है? p मोमेंटम नहीं, पावर है जो कि कांस्टेंट है। एक जाति के लोगों को एक साथ v को dv के साथ ले आया, p बाई m के साथ dt को उधर ले गया, ये हो गया प्यारे बच्चों v स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? लिमिट ले ली u से लेके v तक और 0 से लेके कहां तक? t तक। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू p बाई m इनटू t। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अगर फोर्स कांस्टेंट थी, क्या कांस्टेंट थी? फोर्स। तो प्यारे बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू p बाई m इनटू t। ओके, ये तब है जबकि पावर क्या है? कांस्टेंट। ओके,
अब जरा ध्यान से समझें, ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टी वाला, अब मैं इसको यहाँ पे s की टर्म में लिखूंगा। किसकी टर्म में? s की। कैसे जरा देखें, a को लिख सकता हूँ v dv बाई dx, यस, कमजोर दिल वाले जरूर देखें v dv, इधर आगे प्यारे बच्चों v उधर चला गया तो v स्क्वायर dv हो गया, और u से लेके v तक लिमिट आ जाएगी, यहाँ s की लिमिट आ जाएगी, तो v क्यूब माइनस यू क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू t बाई m इंटू s। तो ये मेरे पास एक दूसरा रिलेशन आया प्यारे बच्चों, ये तब वैलिड है जबकि पावर क्या है? कांस्टेंट। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने फोर्स कांस्टेंट के लिए किया था, अब हम पावर कांस्टेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स पर मेरे बच्चों पहुंचने वाले हैं। अगर मैं इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो क्या 2 को 1 से डिवाइड करने पर मेरे पास v क्यूब माइनस यू क्यूब बाई 3, और ये मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों p बाई m इंटू s, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा p बाई m इंटू टी। देखो पावर हो गई छम्मा छम्मा, यानी कि पावर कांस्टेंट कह के एक तरफ खत्म खेल, और ये आगे प्यारे बच्चों बहुत कमाल का रिलेशन, टू v क्यूब माइनस यू क्यूब अपॉन 3 v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ये तब होता है जबकि पावर क्या है? कांस्टेंट। और ये कब होता है सर? ये तब होता है जबकि फोर्स होता है कांस्टेंट। तो सोचो, क्वेश्चन में केवल कांस्टेंट रेट लिख देने से, क्या लिख देने से? कांस्टेंट रेट लिख देने से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पहुंच जाता है, और हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको 2-3 बहुत छोटे से इंपॉर्टेंट फार्मूले रिलेशन बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अगर इस वाली इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 को, तो प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 में अगर मैं u को क्या पुट कर दूं तो 0, तो यहाँ से जो v स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, यानी कि v1 बाई v2 इज अंडर रूट v1 बाई v2। क्लियर है? जबकि वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे आप याद करें प्रोपोर्शनल टू t आ रहा था। और इसी तरह से इस रिलेशन में अगर u 0 हो जाए, तो यानी कि इस रिलेशन में अगर u 0 हो जाए, यानी कि रेस्ट से बॉडी चलेगी, तो v क्यूब इज इक्वल्स टू p बाई m इंटू एस। यानी बच्चों एक कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1 बाई 3। अरे भाई कहाँ छुप पे बैठे थे, तब तक हमें तो समझ में नहीं आता था कि आएगा कैसे। तो v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1 बाई 3, तो प्यारे बच्चों v1 अपॉन v2 बराबर क्यूब रूट ऑफ s1 अपॉन s2। तो कांस्टेंट पावर फॉर्मेट में ध्यान रखें, कुछ फॉर्मूले इस तरह से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, और अब हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं और फिर अलविदा कहते हैं वर्ब एनर्जी को। बहुत पेशेंस के साथ आपने सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, बहुत मेहनत की है, छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये WP है प्यारे बच्चों। अगर आप शुरू से लेकर के एक बार इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपने 2 इंपॉर्टेंट टूल पढ़ लिए हैं। 1 इज न्यूटन्स लॉ, सेकंड इज वर्क एनर्जी। अब सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लिटरली मजा आ जाएगा, और फिर रोटेशन। तो कुल मिलाकर के अगर ये पूरी मैकेनिक्स आपकी बढ़िया हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की आवश्यकता है ना, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन के साथ इस बात को अपनी समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। t बराबर 0 पर एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 2 kg इसका मास है, और ये इसकी स्पीड किसी टाइम t बराबर t पर कितनी हो जाती है? 3 मीटर पर सेकंड। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 252 मीटर, और क्या है? कांस्टेंट पावर इज एक्टिंग। क्लियर है? एंड द बॉडी इज मूविंग अलोंग कांस्टेंट x डायरेक्शन एंड द फोर्स इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो अब आपसे कह रहा है कांस्टेंट पावर है। अब यार कांस्टेंट पावर है और क्या पूछ रहा है? टाइम। तो बिना दिमाग लगाए यस सर, क्या 2 इंटू वी क्यूब माइनस यू क्यूब बाई 2 इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस बाई टी। यहाँ से मैं 2 बाई 3 वी क्यूब बोले तो सर 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब बटे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस कितना की मैंने पहले क्या 252 बाई टी से। तो मैं क्या कर सकता हूँ? टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, सॉल्व करके आप इसका क्या निकालेंगे आंसर। और एक छोटी सी बात प्यारे बच्चों और बताना चाहता हूँ फाइनली मैं आपसे, जब किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगती है एफ, और एंगल कितना बनाती है थीटा, तो ये इसकी मुंह मारने की डायरेक्शन है। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट दैट इज व्हाट? दैट इज एफ साइन थीटा। प्यारे बच्चों उसको नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, इसको एफसी भी बोल सकते हैं।
ओके। और ये वाला जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, F cos थीटा। तो जो पावर होती है, दैट फॉर्मूला ऑफ द पावर इज व्हाट, सो दिस इज FV cos थीटा, यानी कि इसका मतलब V बाहर में F cos थीटा, यानी कि V इंटू FT आता है, यानी कि पावर में कभी भी FC नहीं आता, यानी कि पावर इज ऑलवेज बाय दिस टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की कॉरस्पॉन्डिंग पावर हमेशा क्या होती है, जीरो। इसलिए जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है प्यारे बच्चों, तो उस पर एक AC लगता है और क्या लगता है, AT। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होता है, AT। तो पावर होती है M इंटू V, इसकी पावर क्या होती है, जीरो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और प्लीज आगे मेहनत करते रहें और चीजों को सीखते रहें। थैंक यू।